वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस अमेजिंग कोर्स। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। ये पहली क्लास में हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। इस सफ़र के अंत तक आप और मैं सभी इंग्लिश को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सीख चुके होंगे। आप मेरे साथ ही इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप कर रहे होंगे। तो इस सफ़र की शुरुआत हम बहुत ज़्यादा बेसिक से करने वाले हैं। जैसे एक पेड़ को लगाने के लिए सबसे पहले बीज डाला जाता है ना, उसी तरीके से हम इंग्लिश का बीज यानी टेंस सीखने वाले हैं, इंग्लिश का बीज डालने वाले हैं। और इस सफ़र में, इस पूरी जर्नी में, इस पूरे कोर्स में हम ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखने वाले हैं जो कि बहुत बारीकी से अगर आप सीखोगे तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम उन्हें ईजीएस्ट वे में सीखने वाले हैं। जो जिस ईजीएस्ट वे में मैंने सीखा था उसी तरीके से, उसी ईजीएस्ट वे में आपको सिखाने वाला हूँ। और इस सफ़र की शुरुआत इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगी कि यार मैं आपको टेंसेस के नाम बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 तरह के टेंसेस होते हैं। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के। मुझे पता है आप लोगों ने 5th 6th 8th क्लास में और 4th क्लास में भी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो जो लोग मन में ये सोच रहे हैं ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, तो वो एक कहानी सुनो, एक कहानी सुनना, ठीक है। एक उस्ताद होते हैं, ढोलक वादक, तो वो बहुत मशहूर होते हैं। तो एक व्यक्ति उनके यहाँ जाता है और बोलता है, गुरुजी, उस्ताद मुझे ढोलक बजाना सिखा दो अच्छी वाली। उस्ताद जी थोड़े मस्करी में बोले कि ठीक है बेटा, सिखा दूंगा। इससे पहले तूने कहीं सीखा है? तो व्यक्ति बोलता है, हाँ मैंने सीखा है 1 साल वो वाले उस्ताद के यहाँ। उसने किसी दूसरे उस्ताद का नाम लिया कि वहाँ मैंने 1 साल सीखा है। तो गुरुजी बोले ठीक है सिखा दूंगा, लेकिन फीस लगेगी। व्यक्ति बोला कितनी? तो गुरुजी बोले 5 लाख लगेंगे और 5 साल लगेंगे। क्या बोले गुरुजी? 5 लाख रुपए लगेंगे, सीखने में 5 साल लगेंगे। ठीक है, उसने 5 लाख रुपए दे दिए, 5 साल के लिए गुरुजी के यहाँ सेटल। अभी एक और बंदा आता है, एक बच्चा, गुरुदेव मुझे भी ढोलक बजाना सिखा दो। गुरुजी बोलते हैं सीख जाएगा, फीस लगेगी। बच्चा बोलता है कितना? गुरुजी फीस कितनी लगेगी? अब जो पहले व्यक्ति आया था जिसने 5 लाख रुपए दिए थे वो वहीं खड़ा था। गुरुजी बोले 1 लाख रुपए लगेंगे और 1 साल लगेगी सीखने में। गुरुजी क्या बोले? 1 लाख रुपए लगेंगे, 1 साल सीखने में लगेगी। और व्यक्ति बोला गुरुदेव गुरुदेव ये क्या सीन है? मतलब मेरे से 5 लाख लिए और 5 साल में सिखा रहे हो, उससे 1 लाख ले रहे हो, 1 साल में सिखा रहे हो। दिस इज नॉट फेयर गुरुजी। हैं, कुछ तो हिसाब की बात करो, मतलब समझ में नहीं आया क्या? तो गुरुजी बोले बेटा तू पहले सीख के आया कहीं से, तो पहले 4 साल तो तुझे भुलाने में लग जाएंगे जो तू सीख के आया है। उसके बाद मेरा कोर्स तो एक साल का ही है। मैं जो सिखाता हूँ इस बच्चे को जो सिखाऊंगा वो 1 साल में सिखा दूंगा, क्योंकि फ्रेश है एकदम। तुझे पहले 4 साल वो चीजें भुलाने में लगेंगे, तब तो जाके मेरा सीख पाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा पुराना भूल जाओ, बट मैं ये कह रहा हूं जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं कुछ सिखा रहा हूं, तो उस टाइम भूल जाओ कि ये चीज़ हमने पहले किस मेथड से पढ़ी थी। उस टाइम यही सोचो कि ये जो चीज़ बता रहा है, ये जो चीज़ सिखा रहे हैं, वो पहली बार सीख रहे हैं, एटलीस्ट इस तरीके से पहली बार सीख रहे हैं। और क्लास के बाद आराम से कंपेरिजन कर लेना कि जो प्रीवियस मेथड से आपने सीखा था, क्या ये मेथड उससे बेटर है या नहीं है। अगर बेटर लगे तो इस कोर्स को रेटिंग देना, वरना बिल्कुल मत देना। और मेरा वादा है कि आप लोग इस कोर्स के एंडिंग तक बेहतरीन से बेहतरीन रिव्यू दे के जाओगे, वो भी पूरे के पूरे इंग्लिश में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 टेंसेस के बारे में पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसमें वर्तमान की बातें हो, पास्ट टेंस जिसमें भूतकाल की बातें हो, फ्यूचर टेंस जिसमें आने वाले कल की बातें हो या भविष्य की बातें हो। चलिए, तो ये रहा पूरा टेंस चार्ट। ये टेंस चार्ट क्या है भैया? टेंस चार्ट क्या है? तो ज़्यादातर स्कूल्स में, ज़्यादातर कोचिंग्स में इंग्लिश कैसे सिखाई जाती है, एटलीस्ट टेंसेस कैसे सिखाए जाते हैं? तो वो कहते हैं एक फेयर नोटबुक बनाओ, स्ट्रक्चर लिखो, रूल्स लिखो। भाई साहब, मतलब 12 टेंसेस के, पूरे 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस के 25-30 पेजों के नोट्स बन जाते हैं। अरे यार, नहीं होता इतने सारे नोट्स याद, नहीं होते इतने सारे स्ट्रक्चर याद। इंग्लिश है या हिस्ट्री जो याद ही करते रहें। एक सब्जेक्ट को याद करें तो ठीक है, लेकिन अगर एक लैंग्वेज को आप याद कर रहे हो तो वो सही, इसका मतलब आप सही तरीके से नहीं सीख रहे, किसी गलत तरीके से सीख रहे हो, या फिर एक ऐसे तरीके से सीख रहे हो जिसे सीखने में आपको ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। ये ईजिएस्ट वे, हम यहाँ कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे, हम यहाँ स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। केवल यही टेबल है जो आपको समझनी है, और इस टेबल को समझने के बाद आप सारे स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनाओगे। वो सारे स्ट्रक्चर जो कभी आपने अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके लिखे थे और उसके बाद कभी याद नहीं किए,
वो स्ट्रक्चर आप इनसे बनाना सीखोगे केवल इस टेंस चार्ट से। तो स्कूल्स में या ज़्यादातर कोचिंग में शुरुआत कैसे होती है टेंसेस की? स्ट्रक्चर लिखो बेटा, स्ट्रक्चर। उसके बाद रूल्स लिखो बेटा। बेटा लिखता ही रह गया, याद नहीं है उसे कुछ भी। बेटा लिखता ही रह गया, इंग्लिश समझ में नहीं आई। बेटा लिखता ही रह गया, कभी बोल ही नहीं पाया इंग्लिश। लेकिन हम केवल इस चार्ट के बेसिस पे, इसी चार्ट के बेसिस पे सब कुछ सीख जाएंगे, पूरे टेंसेस, वो भी एकदम धुआंधार तरीके से कि आप हर चीज को, हर हिंदी के सेंटेंस को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिख पाओगे केवल इस टेबल का यूज करके। और इस टेबल को भी याद नहीं करना, बस एक बार समझ लेंगे। याद तो लैंग्वेज में कुछ करना ही नहीं है। जो चीज ऐसी है जैसे वर्ड मीनिंग है, वो चीज याद करनी रहती है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं। और हम लोगों को अगर अपनी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो चीज वर्ड मीनिंग्स याद करनी होंगी कि अपनी बात को, अपनी यहाँ जिस चीज को आम कहते हैं उसे बाहरी दुनिया में इंग्लिश वाले लोग, विदेशी लोग क्या कहते हैं? मैंगो, या अब इंडिया में मैंगो भी कहते हैं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हमें चीज़ों के ट्रांसलेशन के लिए केवल उनके वर्ड मीनिंग्स याद करने होंगे। ट्रांसलेशन के लिए स्ट्रक्चर याद करना यार वो सही नहीं है। स्ट्रक्चर हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे, बनाएंगे स्ट्रक्चर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत हम बहुत बेसिक से करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल से। सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, आप सभी में ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता शॉर्ट में बता देता हूँ। सिंगुलर का मतलब है एक वचन। सिंगुलर ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे चीज या ऐसे लोग, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक व्यक्ति या एक चीज के बारे में बात हो रही है, उसे बोलते हैं सिंगुलर। एक वचन, एक चीज या एक व्यक्ति या कुछ भी एक इकाई के बारे में बात हो रही है, उसे बोलते हैं सिंगुलर। अगर एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है, तो उस सब्जेक्ट को बोलेंगे प्लूरल, यानी कि बहुवचन। अब ये कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप एक बार पढ़ सकते हैं। दिमाग में कोई प्रेशर मत डालिए अभी कि इन्हें समझें, कि सिंगुलर नाउन भी समझें, नॉन काउंट नाउन भी समझें, बिल्कुल मत समझो। अभी एक बार पढ़ लो बस, केवल नाउन माउन अभी सब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ दिमाग पे जोर मत डालो, आराम से, बिल्कुल। जेरेंट क्या होते हैं सब कुछ पढ़ेंगे अपन। बस अभी याद रख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ वेट, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, नन, नथिंग, नोबडी, ये सब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। समवन, समथिंग, समबडी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट। वन, ईच, आइदर, नाइदर, मैनी थिंग्स दैट आर यूनिट, कोई यूनिट होती है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक, बस अभी जो मैंने बोला उसे सुन लो, दिमाग में ज़्यादा उसे जोर देने की, दिमाग को प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो। दे का मतलब होता है वे। दे का हिंदी मतलब क्या होता है? वे। अपन बोलते हैं ना वे वहाँ बैठे हुए हैं, तो हो सकता है वे में कोई एक व्यक्ति हो जो आदरणीय है, वे वहाँ बैठे हुए। या ऐसा हो सकता है कोई बहुत सारे लोग, 2, 5, 10, 50 लोग बैठे हो, वे वहाँ बैठे हुए, इसलिए वे को सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा गया है। प्लूरल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। नाउन क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी दिमाग पे जोर मत डालो। बोथ, बोथ का मतलब होता है दो। बोथ का मतलब होता है दो यानी एक से ज्यादा, तभी तो वो दो हुए ना, तो वो भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जब एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब समझो कैसे। एक व्यक्ति का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। एक का नाम रमेश, एक का नाम सुरेश। अगर बात करें रमेश की, तो रमेश जो सब्जेक्ट है, रमेश जो वर्ड है, वो एक सिंगुलर वर्ड है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि रमेश एक व्यक्ति है। बात करें सुरेश की, तो सुरेश कौन है? एक व्यक्ति है सुरेश एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर इन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को, अगर इन दोनों सिंगुलर वर्ड्स को एंड से जोड़ दिया जाए, इनके बीच में AND एंड लगा दिया जाए, तो ये पूरा मिलकर हो जाएगा प्लूरल। जैसे रमेश एंड सुरेश, क्या हो जाएगा? रमेश एंड सुरेश। तो रमेश एंड सुरेश दोनों को अगर मिला लेंगे तो वो हो जाएगा एक प्लूरल सब्जेक्ट। रमेश और सुरेश दोनों को मिलाकर हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन रमेश अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सुरेश अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट अगर बीच में एंड लगा दिया तो ये पूरी तिगड़ी मिलकर बन जाएगा एक प्लूरल सब्जेक्ट। रमेश एंड सुरेश प्लूरल सब्जेक्ट। तो इस तरीके से अगर दो सिंगुलर वर्ड्स के बीच में एंड लगा देते हैं तो दोनों मिलकर हो जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि हम टेंसेस, मैंने कहा स्ट्रक्चर याद नहीं करने लेकिन आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है बनाना सीखेंगे हम। किससे सीखेंगे? केवल इस टेंस चार्ट का इस्तेमाल करके। यही है वो जादुई तरीका
जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत एफिशिएंट तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंग्लिश के टेंसेस को सीख जाएंगे। हिंदी से अपनी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। तो यार देखो, टेंस चार्ट में सबसे ऊपर क्या लिखा है? मैंने यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, SUB प्लस, मतलब सब्जेक्ट और प्लस, फिर इसके बाद में बीच का मसाला पानी है, इसके बाद माल पानी इधर भी है, और एंड में ऑब्जेक्ट। ये बात तो जाहिर है कि हर स्ट्रक्चर, कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या ये 12 टेंसेस, इनमें से कोई सा भी टेंस हो, शुरुआत सबकी सब्जेक्ट से ही होती है और अंत सबका ऑब्जेक्ट से होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सुनो, मान लो अभी स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, पहले सब्जेक्ट सीख लो। सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? हिंदी के सेंटेंस, हिंदी में कोई वाक्य लिखा है, हिंदी में कोई वाक्य लिखा है, या लिखा है सचिन किताब लिखता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसी का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में सबसे पहले लिखोगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम सब्जेक्ट को ही सबसे पहले लिखोगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सचिन किताब लिखता है, क्या किताब सब्जेक्ट है? क्या लिखता है सब्जेक्ट है? या फिर सचिन सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं वो एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। हिंदी में लिखे हुए वाक्य से सवाल करो, सवाल करो। हिंदी में लिखे हुए वाक्य से सवाल करो। भैया समझ में नहीं आया क्या बोल रहे? हिंदी में लिखे हुए वाक्य से सवाल करो। कौन भाई, कौन? हिंदी में लिखे हुए वाक्य से क्या सवाल करना है? कौन? आओ जरा समझते हैं। मैंने क्या कहा था? हिंदी में लिखे हुए वाक्य से सवाल करो कौन। अब हिंदी में ये वाक्य लिखा है, हिंदी में एक सेंटेंस लिखा है, सचिन किताब लिखता है। इससे पूछो कौन? ये बोल रहा सचिन किताब लिखता है। हिंदी में लिखे हुए वाक्य से सवाल करो, इससे पूछो कौन? कि सचिन किताब लिखता है। कौन? सचिन। कौन लिखता है? सचिन। आंसर क्या आ रहा है? जब हमने इस सेंटेंस से, इस वाक्य से पूछा कौन, इस वाक्य ने हमसे कहा सचिन किताब लिखता है, हमने बोला कौन, तो ये फिर से बोला सचिन। सचिन लिखता है किताब। कौन लिखता है? सचिन। तो सचिन ही सब्जेक्ट है। हमारे कौन के अगेंस्ट जो आंसर हमें ये फिर से देगा वही होता है सब्जेक्ट। हमने जब इससे पूछा कौन, तो ये बोला सचिन। कौन किताब लिखता है? सचिन लिखता है। सचिन ही इसका सब्जेक्ट है। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। वे सभी रोज बाजार जाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट बताओ क्या है? वे सभी सब्जेक्ट हैं, या रोज सब्जेक्ट है, या बाजार सब्जेक्ट है, या जाते हैं सब्जेक्ट है? तो मैंने क्या कहा? हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस से सवाल करो कौन। इससे ये वो कह रहा है वे सभी रोज बाजार जाते हैं, इससे पूछो कौन। वे सभी रोज बाजार जाते हैं। कौन? वे सभी। कौन? वे सभी। हमने जब से पूछा कौन, तो इसने आंसर क्या दिया? वे सभी। कौन के बदले हमें जो आंसर मिल रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। ना तो इसमें रोज सब्जेक्ट है, ना बाजार सब्जेक्ट है, क्योंकि जब हमने इससे पूछा कौन जाता है तो इसने बोला वे सभी जाते हैं, तो वे सभी सब्जेक्ट हैं। हम सभी कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोलेंगे। चलो इसका बताओ आप, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम सभी कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोलेंगे। अब इसमें हम सभी सब्जेक्ट है, कुछ हफ्ते सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट है, या बोलेंगे सब्जेक्ट है? बताओ भाई कौन सब्जेक्ट है? तो इससे पूछो। ये आपसे कह रहा है कि हम सभी कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोलेंगे, तो इससे पूछो कौन। ये कह रहा है हम सभी कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोलेंगे, इससे पूछो कौन। तो बोलेगा हम सभी बोलेंगे। इससे पूछो कौन बोलेगा? हम सभी बोलेंगे। तो जब हमने इस हिंदी के वाक्य से सवाल करा कौन, तो इसने बोला हम सभी। तो हम सभी इसका सब्जेक्ट है। इस वाक्य से, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हम सभी। मतलब अगर सब्जेक्ट में कभी फंस जाओगे, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो अपने वाक्य से सवाल करना कौन। जैसे हमने किया, हम सभी कुछ हफ्तों बाद अंग्रेजी बोलेंगे, इससे हमने सवाल किया कौन बोलेंगे, इसने बोला हम सभी बोलेंगे। तो कौन, ये जो हिंदी में कौन लिखा है, यही आपकी मास्टर की है, जिससे आप किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जान सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हमारे टेंस चार्ट पर और अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो शुरुआत की हमने सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रक्चर की, खत्म करना है ऑब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको पता ही है कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों टाइप्स को आगे 4 कैटेगरी में और बांटा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट खत्म,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये होते हैं वो 12 टेंसेस जिनकी स्ट्रक्चर हम अब बनाने वाले हैं। याद नहीं करने वाले, लिखने नहीं वाले, स्ट्रक्चर बोर्ड पर से कॉपी नहीं करने वाले, हम बनाने वाले हैं। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट करनी है, शुरुआत से खत्म करना है ऑब्जेक्ट पर। बीच का मसाला पानी क्या है? तो बीच का मसाला पानी, ये जो इन बॉक्सेस में ब्लैक ब्लैक कलर में जो भी लिखा है वही बीच का मसाला पानी। ये देखो जिसमें ये लिखा है, तो इसका यूज कैसे करना है, इस मसाले को अपनी सब्जी में डालना कैसे, ये देखते हैं। ये है हमारा बर्तन जिसमें हमने सबसे पहले 2 सब्जियां काटी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा फ्लेवर है जो बाद में डालेंगे अपनी कढ़ाई में। तो कढ़ाई में सबसे पहले डाला हमने सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद प्लस लगा दिया, यानी और भी चीजें आनी हैं। तो चलिए आएगा क्या। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस एक बात समझ लेना कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट भी मैंने बताया और सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है वो भी बता दिया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये फर्स्ट वाला मसाला डालना है, इसमें फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेकंड वाला मसाला यानी सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो चलिए मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम फर्स्ट वाला मसाला फॉलो करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी मत देखो कि स्ट्रक्चर के रूल्स मूल्स क्या है, हम केवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस टेबल का यूज करके। टेबल को सामने रख के स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी हम, और आपको भी सामने रख के बनाने हैं टेबल को स्ट्रक्चर। जब आप क्लास के बारे में बाद में बना के देखोगे, टेबल को बिल्कुल सामने रखना, आंख बंद करके बनाने की कुछ जरूरत नहीं, आराम से टेबल को सामने रख के चीटिंग करके बनाने हैं। अभी तो मैं खुद कह रहा हूँ चीटिंग करके बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस, ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ शुरू होता है अपना स्ट्रक्चर। ये इसमें लिखा है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें लिखा है एस या ई एस, एस या ई एस। अब ये हो गया खत्म, ई एस के बाद कुछ भी नहीं दिया। अब बाद का जो अपना फ्लेवर था वो डाल दो, इसमें अपनी सब्जी में फ्लेवर डाल दो, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया अपना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब मान लो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो शुरुआत वहीं से करोगे। अपनी कढ़ाई में सबसे पहले सब्जेक्ट डालो, अपनी कढ़ाई जो बना रहे हो आप, खाना पका रहे हो, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट डालो। सब्जेक्ट वो तेल है जिसमें हम बाद में मसाले वगैरह डालते हैं, तो सबसे पहले तेल डालो, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस, मतलब और भी चीजें आनी है। अब बीच में कौन से मसाले कौन सी सब्जियां डाल रहे हैं, तो प्लूरल, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल एक ही मसाला एक ही सब्जी है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बस और कुछ नहीं है। अब बाद का फ्लेवर डाल दो, प्लस में बाद में फ्लेवर क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो स्ट्रक्चर जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है। हिंदी में जब हिंदी में लिखे हुए वाक्य में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। समझ गए? अभी मुझे पता है बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, मैं भी कह रहा हूँ अभी मत समझो, इन्हें अभी समझने नहीं है, अपन इन्हें प्रैक्टिस कर करके समझेंगे। अभी तो ये देख लो कि इस टेबल में से चीटिंग कर करके, इस टेबल में से चीटिंग कर करके आप स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। चीटिंग करना सीख लो अभी तो, कुल मिला के आप इस टेबल में से चीटिंग करना सीखो आराम से। टेबल को सामने रख के स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। चलो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया अपना। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट की, तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मसाला ये दिया हुआ है इसमें कि इसमें क्या मसाला डालना है। चलिए आइए, सब्जेक्ट, अपनी कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालिए। सब्जेक्ट हमारा वो तेल है जो हमने सबसे पहले डाला। सब्जेक्ट तो लिखना प्लस, प्लस का मतलब इसके बाद और चीजें आएंगी। अब वो चीजें क्या है, ये वाला मसाला। ये मसाला क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है इसमें, वो भी अपन इसी में कॉपी करके बनाएंगे। अभी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस बाद का फ्लेवर ऐड कर दो, जो आउटर फ्लेवर है जो हमने बाद में
स्वाद बढ़ाने के लिए डाला है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये अपनी सब्जी तैयार हो गई। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होती है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अब पास्ट इंडेफिनिट का एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी देखो, उसका भी मसाला इसमें दिया हुआ है, इसमें 2 मसाले दिए हुए हैं, वो भी देखो। मैं कह रहा हूं अभी याद मत करो, बस ये देख लो कि इसमें से चीटिंग करके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया जी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब बीच का मसाला, ये सेकंड वाला मसाला, पहला वाला मसाला डाल के हमने ये वाला स्ट्रक्चर तैयार किया है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। अब ये वाला दूसरा वाला मसाला डाल के दूसरा वाला स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये मसाला डाल दिया, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो भाई, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी होता है पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो पास्ट इंडेफिनिट के दोनों स्ट्रक्चर हमने बना लिए। मेनली आप ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो यूज करोगे, मेनली हम यही यूज करेंगे। दूसरा वाला स्ट्रक्चर हमें तब काम आएगा जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या फिर इंटेरोगेटिव बनाएंगे। अभी शुरुआत में आप केवल ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही, यानी पहले वाले मसाले को डालकर ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लिया इस टेबल का यूज करके। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का सीखते हैं। किसका सीखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का सीखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सीखने के लिए सबसे पहले अपनी वही कढ़ाई में सबसे पहले सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट लिखा अपन ने सबसे पहले, प्लस अब बीच का मसाला ये दिया हुआ है, बीच का मसाला ये दिया हुआ है, विल या फिर सेल, ठीक है, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये मसाला खत्म। अब ऑब्जेक्ट लगा दो एंड में, प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तो मैं आपको चीटिंग करना सिखा रहा हूं इस टेबल में से, केवल चीटिंग करना। टेबल में देख के स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं वो सिखा रहा हूं। अपने मन से आंख बंद करके ऐसे 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 आंख बंद करके ऐसे ऐसे देख देख के नहीं बनाना, बकायदा टेबल को सामने रखो फिर बनाओ। बढ़िया टेबल को सामने रखो, चीटिंग करके बनाने अभी तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं हम इस टेबल में से अभी तो, कि स्ट्रक्चर आखिर से बनाए कैसे जाते हैं। हमें जो लिखवाए जाते थे स्ट्रक्चर क्या वो यही नहीं होते थे, फ्यूचर इंडेफिनिट का यही लिखवाया गया था ना, सब्जेक्ट प्लस बिल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आज आपने ये खुद ने बनाया, हमने खुद ने बनाया आज ये इस टेबल का यूज करके। चलिए अगला, अब बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले वही स्ट्रक्चर बनाना है, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट के बाद कौन सा मसाला डालना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मसाला ये रहा, सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, यही स्ट्रक्चर लिखवाया जाता था हमें, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे गो का गोइंग हो जाता है ना, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। और ये मसाला खत्म हो गया यहाँ पे। मसाले के बाद डाल दो एक्सटर्नल फ्लेवर, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, एक मिनट। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर बना लिया। अब चलिए बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। टेबल का यूज करके पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया था। हमने जो 12, 15, 50 पेजों के नोट्स बनाए थे, उन्हें एक टेबल में कैसे हम याद रख सकते हैं, केवल एक टेबल का यूज करके कैसे हम बार बार उन्हें बना सकते हैं, वो सीख रहे हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस का बनाने के लिए सबसे पहले वही अपना सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट प्लस बीच का मसाला क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे गो का गोइंग हो जाता है वही फॉर्म। एंड में सबसे पहले वो एंड में ऑब्जेक्ट
तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खुद ने बनाया है ये स्ट्रक्चर, इस टेबल का यूज करके बनाया है। तो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही क्लास के बाद आप बैठकर इस टेबल को अपने आगे रखकर ऐप में इस टेबल को खोलकर या फिर एक पेज में इस टेबल को फिर से बना लें। उस टेबल को अपने आगे रखकर 12 के 12 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर आप बनाओगे, 12 के 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे, याद नहीं करोगे, आप खुद बनाओगे, टेबल की हेल्प से बनाओगे। टेबल को रख के आंख बंद करके बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से टेबल को आगे रखना फिर बनाना। चलिए अब बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, एंड करेंगे ऑब्जेक्ट पर। शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं अपना, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद बीच का मसाला जो इस डिब्बे में दिया हुआ है, विल सेल, या तो विल या फिर सेल। अब विल कहाँ यूज होता है भैया, सेल कहाँ यूज होता है भैया, वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी अपन स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, केवल स्ट्रक्चर बनाना, बहुत आराम से सीख जाएंगे। अपने पास बहुत टाइम है भाई, अपन को कहीं विदेश नहीं जाना, अभी बहुत टाइम है। और इतनी आराम से करने के बाद भी इस कोर्स के तीसरे या चौथे दिन आप बेधड़क होके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होगे, इतने आराम से पढ़ रहे हैं उसके बाद भी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो, उसकी चिंता मुझे आपसे ज्यादा है कि इतने स्लो चल रहा। स्लो नहीं चल रहा, नॉलेज को दिमाग में जाने की एक सीमा होती है, कितनी रफ्तार से जाएगी। कुछ लोग क्लास लेते हैं 2x स्पीड पे, 4x स्पीड पे। अरे भाई देवता, पूरे 12 महीने का कोर्स अगर कुछ होता है, 12 महीने की पढ़ाई अगर कोई करता है तो उसे 2 महीने में खत्म कर लेगा क्या? फिर नंबर भी वो 2 महीने जैसे आते हैं, आउटपुट भी 2 महीने जैसे आता है। तो चीज़ों को प्रोसेस करने की दिमाग की कैपेसिटी होती है, कितनी स्पीड से प्रोसेस कर पाता है। तो एक आराम आराम से चीज़ों को सीखो, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। जल्दी सीखोगे तो कल भूल जाओगे, आराम से सीखो। तो हमने कहाँ तक कर लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, विल या सेल लिख लिया। विल सेल के बाद हमें वी लिखना है, वी, विल सेल प्लस बी। अभी हम केवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बना लिया हमने फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर। कोई शक? कोई नहीं। अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो शुरुआत वही ऊपर से टॉप से करते हैं, सब्जेक्ट डालो, सब्जेक्ट डालो, इसके बाद प्लस, और सब्जेक्ट के बाद बीच के मसाले इस डिब्बे में ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो हैज या फिर हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड में वही अपना फ्लेवर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां हमने बना लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, ये वाला। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का बना लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। जो बारी बारी चीजें ना, कुछ लोग बैठ के ये सोच रहे हैं अभी इसको देखते हुए कि आपने पहचान नहीं बताया, चुका थे, चुकी थे, चुके थे, ये सब कुछ नहीं बताया आपने। देवता, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन केवल स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। जो स्ट्रक्चर अपन ने कभी याद करने की कोशिश की थी, जो कि हमें पूरी तरह से याद नहीं हुए या फिर टाइम पे याद ही नहीं आते, उन स्ट्रक्चर को बनाना सीख रहे हैं। इस टेबल का यूज करके हम ट्रांसलेशन आगे सीखेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखो। पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के लिए वही सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बीच का मसाला इस डिब्बे में दिया हुआ है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वही शुरुआत करेंगे कहां से, सब्जेक्ट से। बना कौन सा रहा है, फ्यूचर, फ्यूचर का परफेक्ट वाला। ये रहा फ्यूचर परफेक्ट का बॉक्स, ये वाला, ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट शुरुआत वहीं से करेंगे, सब्जेक्ट से, प्लस बीच का मसाला इस डिब्बे में दिया हुआ है, विल सेल, या तो विल या फिर सेल प्लस हैव प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अंत में वही अपना मसाला, एक्स्ट्रा मसाला, ऑब्जेक्ट। ये लो जी, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब बनाते हैं फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, अब देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम चल रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम हो चुका है या हुआ है या हो चुका होगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? दोनों का मिक्स फॉर्म, जो काम शुरू तो हो गया कभी से और उसका कुछ हिस्सा पूरा भी हो गया बट अभी भी चल रहा है, कुछ हिस्सा पूरा भी हो गया बट अभी भी चल रहा है, और हमें समय पता है कि कितनी देर से चल रहा है या फिर कितनी देर पहले शुरू हुआ था। इसलिए इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, सिंस फोर प्लस टाइम, हम टाइम ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं। अभी इस पर दिमाग खर्च मत करना, अपन आगे सीखेंगे। अभी केवल स्ट्रक्चर में इसे यूज कैसे करना है वो सीख लो, अभी इस पर दिमाग खर्च मत करना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वाला डिब्बा है। शुरुआत वही अपने सब्जेक्ट से करेंगे, प्लस हैज हैव, वही अपना बीच में मसाला डालेंगे, हैज हैव प्लस बीन। इसे बीन नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं विन। क्या पढ़ते हैं? विन। अगर आप BIN लिखोगे तो BIN को आप जो पढ़ोगे बिन, वही बिन इसे पढ़ते हैं, बीन नहीं पढ़ते, लंबा बीन मत खींचना, इसे पढ़ेंगे बिन। BEEN को भी बिन पढ़ते हैं। हैज, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से, बीच का मसाला हैज हैव प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस सिंस फॉर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है मुश्किल होगा आपके लिए कि इस टेबल में से कॉपी करके चीटिंग करके स्ट्रक्चर बनाओ? मैं तो अभी तो यही कर रहा हूं, चीटिंग करके बनाओ अब तो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाते हैं, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। शुरुआत में वही सब्जेक्ट लिखेंगे, बीच में मसाला ये रहा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आ रहा ना अभी कि हेड क्या, बिन क्या, ING फॉर्म क्या, सिंस क्या, फोर क्या, टाइम क्या? मत आने दो समझ अभी। मैं कह रहा हूं अभी इस बार चीटिंग करके केवल स्ट्रक्चर लिखना सीख जाओ, केवल स्ट्रक्चर लिखना सीख जाओ। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इस टेबल में देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की शुरुआत में वही सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये जगह है, इसमें कौन सा मसाला डालेंगे? ये वाला मसाला जो इस डिब्बे में ब्लैक कलर में जो मसाला लिखा है वो डालेंगे। बिल सेल प्लस हैव बिन प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यूज करना स्ट्रक्चर्स को आगे सीखेंगे, अभी आप ये सीख गए कि इसे बनाते कैसे स्ट्रक्चर्स को। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस ये बीच का पूरा मसाला और एंड में प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक काम करना, आप अपनी एक नोटबुक लेना, इस टेबल को आगे रखना, चीटिंग करके पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर बीच का मसाला, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से 12 स्ट्रक्चर खुद लिखना और उनके आगे लिखना ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट का। याद मत करना, बस इसमें से बनाना और देखना कि आपको बनाना आ गया स्ट्रक्चर। वही स्ट्रक्चर जो कभी आप ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते थे, याद करने की कोशिश करते थे, याद नहीं होते थे, क्या आप वो बना पा रहे हो आज ही क्लास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टेंस है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, जतिन पार्क में खेलता है। ट्रांसलेशन शुरू करें क्या? इंग्लिश में ट्रांसलेशन शुरू करें? नहीं करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि जतिन पार्क में खेलता है ये कौन सा टेंस है। अब पहचान की बात करते हैं, पहचान कैसे देख, इस टेबल का यूज करके हम टेंसेस की पहचान कैसे करते हैं। अगर किसी हिंदी के वाक्य का अंत ता है, ती, ते है, ती है, ती हूं, ता हूं, इस तरीके की चीजों पर होता है, मतलब ता वाले शब्द के बाद हैं, हूं, हो लग जाता है, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किस चीज का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ता थे, जैसे मैं वो काम करता था, ऐसी सब चीजें आ जाती हैं, ता थी, ते, ती थे, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें बता रहा हूं कि टेबल में आप कैसे पहुंचोगे। रेड कलर में जो लिखा है वो पहचान है। किसी सेंटेंस के अंत में अगर ये चीजें आती हैं तो वो सेंटेंस इनका हो जाएगा। जैसे गा गी गे, मैं वहां जाऊंगा, एंड का हो रहा है उसका गा, मैं वहां जाऊंगा, तो एंड में आ रहा है गा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पास्ट में एक और, पास्ट इंडेफिनिट की एक और पहचान है, जैसे मैं वहां गया, एक हिंदी वाक्य है, मैं वहां गया, इसका अंत ना तो मैं वहां गया था
वो मैं वहां गया था ये नहीं बोला, मैंने बोला मैं वहां गया। तो अगर बाद में बड़ा आ, बड़ी ई या फिर एक की मात्रा आती है, जैसे मैं वहां, छोटी ई की मात्रा, जैसे मैं वहां गई, मैं वहां गई, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। वे वहां गए, गए एक ही मात्रा एंड में आ रही ना, गए गए गए, एक ही मात्रा एंड में आ रही, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो इसकी पहचान बता रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान रहा है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, रहा है, इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर किसी काम को कर रहे थे, कर रहा था, रहे थे, रहे, रहा हूं, वो रहा था, रहे थे, रही थी, तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब भूतकाल में, पास्ट में उस काम को कर रहे थे। फ्यूचर में किसी काम को कर रहे होंगे तो उसका, उस हिंदी के वाक्य का अंत कैसे होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरीके के होंगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा वो वाक्य, वो सेंटेंस। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसे कैसे पहचानेंगे, उससे पहचानने का तरीका ये है, उसका अंत होगा, उसका अंत किस चीज पे होगा, उस सेंटेंस का, उस वाक्य का। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, लिया है, तो लिया है किस में दिया, लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा वो सेंटेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने डांस कर लिया था, तो वो किस में हो गए, पास्ट परफेक्ट में। इस तरीके से सेंटेंस, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है यार, अपन इतनी चीजें समझते हैं, कोई काम पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का पहचान क्या होता है। तो किसी काम को मैं बोलूं कि भविष्य में वो काम हो चुका होगा, भविष्य में वो काम खत्म हो चुका होगा, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगे, चुकी होगी, चुके होंगे, ये होती है फ्यूचर परफेक्ट की पहचान। अगर किसी हिंदी में कोई वाक्य लिखा है, उसका अंत चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इस पे होता है, तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट की सेंटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान सीधी, जैसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान वही है लगभग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान में एक्स्ट्रा क्या चीज है कि इसमें समय को भी जोड़ दिया जाता है। वो इतने समय से इस काम को कर रहा है, अगर किसी समय का रेफरेंस लेके कोई काम को करते हुए बताया जा रहा है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो इतने समय से उस काम को कर रहा था, उतने समय से उस काम को कर रहा था, या फिर रही थी उतने समय से उस काम को कर, या फिर वो इतने समय से उस काम को कर रहे थे, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ऐसा कहूं फ्यूचर की कोई काम हो रहा हो और उसमें टाइमिंग इंक्लूड कर दूं तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतने समय से वो काम हो रहा होगा, उतने समय से वो नाच रही होगी, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो ये तो होगी पहचान सीखने की बात। अब मैं ये क्यों सिखा रहा हूं कि जतिन पार्क में खेलता है, ता है, तो ता है ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, ता है। जतिन पार्क में खेलता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, ठीक है। क्या मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदल सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, जतिन पार्क में खेलता है, लेकिन अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में बदलूं तो इसका क्या होना चाहिए, खेलता है की जगह हो जाएगा खेलता था। जतिन पार्क में खेलता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या था, जतिन पार्क में खेलता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, ता थी, ते थे, ता थी, ता था, ता था, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। ता है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें जो सेंटेंस दिया था हिंदी में उसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया। जतिन पार्क में खेलता है को हमने कर दिया जतिन पार्क में खेलता था। अब क्या इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते जी, ये लिखा है जतिन पार्क में खेलता है, उसका हमने कर दिया जतिन पार्क में खेलता था, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, गागी गे, तो इसे गागी गे खत्म कैसे करें, जतिन पार्क में खेलेगा, जतिन पार्क में खेलेगा, तो गा क्या हो गई, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान, जतिन पार्क में खेलेगा।
जतिन पार्क में खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जतिन पार्क में खेलता था, पास्ट इंडेफिनिट। जतिन पार्क में खेलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो एक में और बदलते हैं अभी से, इसी को बदलते हैं, चलो बैठ के। अब बदलो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसमें काम हो रहा हो। सोचो सोचो सोचो, जतिन पार्क में खेल रहा है, जतिन पार्क में खेल रहा है पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जतिन पार्क में खेल रहा है, जतिन पार्क में खेल रहा है। अब इसे, ये तो हो गई भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कैसे पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते जी? अभी जतिन पार्क में खेल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो बना दो, जतिन पार्क में खेल रहा था, जतिन पार्क में खेल रहा था किसकी पहचान हो गई? पास्ट कंटिन्यूअस की। जतिन पार्क में खेल रहा था। कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते जी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जतिन पार्क में खेल रहा था, उसका बना दिया जतिन पार्क में खेल रहा होगा। रहा होगा, गा ही तो पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। जतिन पार्क में खेल रहा होगा। अपन इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट कर ही नहीं रहे, पहले हिंदी में तो ट्रांसलेट कर ले। एक सेंटेंस को हिंदी में तो हम 12 तरीके से ट्रांसलेट कर लें, तभी तो उन 12 तरीकों से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो पहले हिंदी में ट्रांसलेट करो, जतिन पार्क में खेल रहा होगा। अब बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है। तो चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया का इस्तेमाल करके कैसे बनाएंगे? जतिन पार्क में खेल रहा होगा को कैसे बनाएंगे? जतिन पार्क में, चुका है पे बनाना है। जतिन पार्क में खेल चुका है, जतिन पार्क में खेल चुका है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। जतिन पार्क में खेल चुका है, खेल लिया भाई जतिन, खत्म हो गया उसका खेल, अभी वर्तमान में खत्म हुआ है उसका खेल। जतिन पार्क में खेल चुका है। अब इसे पास्ट परफेक्ट में नहीं बना सकते क्या? पास्ट परफेक्ट में क्यों नहीं बना सकते जी? पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या थी? चुका था, चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, लिया था। तो पास्ट परफेक्ट में बना दो, जतिन पार्क में खेल चुका था, जतिन पार्क में खेल चुका था। तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट में जी। अब बनाओ फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। तो जतिन पार्क में खेल चुका था का फ्यूचर बनाना है चुका होगा। जतिन पार्क में खेल चुका होगा, जतिन पार्क में खेल चुका होगा। तो चुका होगा किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट की। जतिन पार्क में खेल चुका होगा। चलिए अब बनाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बात आ जाती है टाइमिंग वाला, जो सीन में आपको सिखा रहा था वो कैसे काम करता है। तो जतिन पार्क हमें दिया गिवन पहला सेंटेंस हमारा किसमें था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जतिन पार्क में खेलता है, ठीक है। उसके हमने सारे बना लिए, ये भी बना लिए, ये बना लिए, ये बना लिए, सारे बना लिए। लेकिन सब में क्या नहीं थी? टाइमिंग नहीं थी। अब ये नीचे के जो तीनों हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें एक टाइमिंग है भाई। क्या टाइमिंग है? कि इनमें सिंस 4+ टाइमिंग भी लगानी, मतलब टाइम इंक्लूड करना है। वो कितने घंटे से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, वो बताना है अपन को। तो जतिन पार्क में खेल रहा है कैसे बनेगा? अब इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, पहचान वही है, बस समय ऐड कर देना है। तो जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते? अरे क्यों नहीं बना सकते जी? इसकी एंडिंग कैसे होनी चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ साथ इसमें समय का ज्ञान देना जरूरी है। कितने समय से खेल रहा था या रही थी? तो भाई जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा था, जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा था। इसमें समय भी आ रहा है, साथ में अंत रहा था पे हो रही है। पहचान तो वही है, रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा था, लेकिन समय भी हमने इसमें ऐड कर दिया। 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, तो इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बट समय भी इसमें ऐड करना है। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा होगा, जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा होगा। अब देखो क्या चीज हासिल कर ली अपन ने। एक चीज दी थी अपन को कि जतिन पार्क में खेलता है, एक चीज दी थी केवल कि जतिन पार्क में खेलता है। मैंने और आपने मिलकर उसे कितने में कर लिया? 12 तरीके से लिख लिया। एक बात को 12 तरीके से लिख लिया। जतिन पार्क में खेलता है,
जतिन पार्क में खेलता था, जतिन पार्क में खेलेगा, जतिन पार्क में खेल रहा है, जतिन पार्क में खेल रहा था, जतिन पार्क में खेल रहा होगा, जतिन पार्क में खेल चुका है, जतिन पार्क में खेल चुका था, जतिन पार्क में खेल चुका होगा। और एंड वाले तीनों में समय भी लगा दिया। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा, जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा था, जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा होगा। तो अपन ने एक सेंटेंस को 12 तरीके से लिखा। अब ये है होमवर्क। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ये है होमवर्क। कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत करना। पहला काम तो वो करना कि टेबल का यूज करके, टेबल में चीटिंग कर करके 12 के 12 स्ट्रक्चर खुद लिखना, अपने हाथों से बनाना, उनके आगे डालना। ये इस चीज का स्ट्रक्चर है, ये इस चीज का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप आगे जाके बनाओगे। अभी केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है मैंने इस टेबल का यूज करके। उन टेबल का यूज करके स्ट्रक्चर्स को बनाना, टेबल में चीटिंग करके बनाना, आंख बंद करके बनाने की कोई जरूरत नहीं, चीटिंग करके बनाना, खुद कह रहा हूं। और स्ट्रक्चर्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? 5-10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लग गए। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इस होमवर्क करना। ये जो 2 मैंने सेंटेंस लिख के दिए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। देखो, इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? ता है। इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? ती है। सौरभ गाना गाता है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। माँ खाना बनाती है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बनाती हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हमने जो जतिन वाला उदाहरण था, जतिन पार्क में खेलता है, उसे 12 तरीके से लिखा, 12 के 12 सेंटेंसेस में हिंदी में लिखा। तो आपको करना ही है कि इन दोनों को 12 के 12 सेंटेंसेस में हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में मत लिखना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी कल की क्लास में आप बेधड़क ट्रांसलेशन पर ट्रांसलेशन करे जा रहे होगे, परसों की क्लास में आप खुद से करे जा रहे होगे। मैं इधर लिखूंगा, लिखने के बाद तुरंत आप कर दोगे परसों की क्लास में। लेकिन अभी आप इनकी हिंदी में लिखना कि इन्हें हिंदी में 12 तरीके से, 12 के 12 तरीकों से, 12 के 12 सेंटेंस टेंसेस में हिंदी में कैसे लिखा जाएगा इन्हें। इसके भी 12 लिखना हिंदी में। एक तो ये लिखा है 11 और लिखना, ठीक है। इसके भी 11 और लिखना। टेबल को हमेशा आगे रखना, क्योंकि टेबल में से ही लिखोगे आप, ओके। इस टेबल को हमेशा आपके आगे रखना। ये वही संजीवनी बूटी है जिससे आपकी इंग्लिश की डूबती हुई नैया को बचाया जा सकता है, इसी टेबल से। समय जा चुका है कि आप बड़े बड़े पेजों को भर भर के, बड़े बड़े नोट्स बना के इंग्लिश को सीखें, टेंसेस को सीखें। स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए। हिंदी में एक वाक्य लिखा हुआ उसे 12 तरीके से बनाना सीख गए। इन्हें नोट कर लेना अभी क्लास के बाद। सौरभ गाना गाता है और माँ खाना बनाती है, नोट कर लेना इन्हें, अपनी कॉपी में अभी नोट कर लो, फिर उन्हें बना लेना आराम से जब भी आपको टाइम मिले अगली क्लास। लेकिन अगली क्लास से पहले इतना काम करना देता, नहीं तो अगली क्लास में बैठ के देख रहे हो कि यार क्लास में तो बताएंगे, हम क्यों बनाएं। क्लास में ही बताऊंगा अगली बार, तो क्लास में आप चेक करना कि क्या आपके सही है। क्लास में ये नहीं बताऊंगा कैसे बनाए, बस फाइनल आउटपुट बताऊंगा ये बने होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इन्हें करके लाएंगे। वो 90% बच्चे जो कि तकिए पे सिर टिका के नहीं देख रहे इस क्लास को, वो तो पक्का बना के लाएंगे। और जो यूं नेटफ्लिक्स की तरह देखे जा रहे हैं कि तो वेब सीरीज चल रही है, कोई तो कुछ तो बोल रहा है, तो भाई वो वेब सीरीज ही देखो, तुमसे ना हो पाएगा। जो सिंसियरिटी से पढ़ेगा, जो डेडिकेशन से पढ़ेगा, देखो वैसे ही अपने बहुत कम पढ़ रहे हैं, क्लास टाइम कितना भी हो, बट हमने कंटेंट बहुत कम पढ़ा है। कम पढ़ा है लेकिन कीमती पढ़ा है, कम पढ़ा है लेकिन कीमती पढ़ा। बहुत सारे इतना लोहे का पीस हो उसकी कीमत कितनी होगी, और इतना सारा सोना हो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा होगी। तो ये वही सोना है। इसमें मैंने बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाए तो क्या हुआ, ये अपना सोना है भाई, छोटा है बट। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का डे 2 की क्लास 1 में। और इस हफ्ते हम बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश के बेसिक्स कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हम स्टार्ट किया था कल, और सबसे पहली स्टेप जो हमने इंग्लिश की तरफ बढ़ाई, अपना पहला कदम बढ़ाया, वो था टेंसेस। हमने शुरुआत की टेंसेस से, और कल हमने तीनों टाइप के सेंटेंसेस पढ़ लिए, तीनों टाइप के टेंस पढ़ लिए, और उस टेंस चार्ट को भी यूज करना सीख गए। उस टेंस चार्ट का यूज करके कैसे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है ये भी सीख गए, जिन स्ट्रक्चर्स को आपने कभी ब्लैक बोर्ड से कॉपी तो किया था अपने रजिस्टर में, बट वो कभी याद नहीं हुए। वही स्ट्रक्चर कल आपने खुद बनाए थे। क्लास के बाद घर पर जाकर, क्लास के बाद घर पर आपने एक बार अपनी रफ कॉपी में बना के फिर से देखे थे, उसी चार्ट को अपने सामने रख के। इट मीन्स कि आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपका ब्रेन, आपका माइंड चीज़ों को प्रोसेस करना शुरू हो गया है, और आप इंग्लिश की इस मझधार में मेरे साथ कूद चुके हो। तो चलते हैं
सबसे डीपेस्ट स्टोन इस पानी का जो है उसे छूने। बट शुरुआत हम ऊपरी हिस्से से करेंगे। तो चलिए थोड़ी कल की बातें करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ थी हमने कंप्लीट की। तो कल हम ये याद है ये स्लाइड, कल हमने ये जो सेंटेंस था हमें दिया हुआ था जतिन पार्क में खेलता है। तो सबसे पहले तो हमने चार्ट का यूज करके ये पता किया था कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये वाक्य किस टेंस का है। तो एंड किस पे हो रही थी इसकी, ता है, जतिन पार्क में खेलता है। तो हमने देखा कि टेबल में हमने देखा कि अगर एंडिंग ता है से हो रही है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है पक्का। हमें ये पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हमने क्या किया कि उस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हमने बाकी 11 और सेंटेंसेस में बदल दिया, बाकी 11 और टेंसेस में उसे बदल दिया। जैसे कि जतिन पार्क में खेलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें दिया हुआ था लेकिन हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में कर लिया, जतिन पार्क में खेलता था। हमने इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में कर लिया, हमने इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर लिया, हमने इसे पास्ट कंटिन्यूस में किया, हमने इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में किया। ऐसे ही ऐसे हमने 12 तरीके से इसे लिखा। ये बात कल हमने सुबह की क्लास में भी डिस्कस की थी और शाम की क्लास में भी यही बात डिस्कस की थी। तो इसे और ना खींचते हुए जल्दी आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। और इस टेंस चार्ट को आपने बहुत अच्छे से अब तक समझ लिया है और इसका इस्तेमाल करना सीख चुके हो आप अब। तो यार कल की शाम की क्लास में क्या हुआ था, शाम की क्लास में आपको हिंदी के एक वाक्य को 12 तरीके से लिखना सिखाया गया था और आप सीख भी गए थे। उसके बाद आपको 2 सेंटेंसेस, 2 वाक्य होमवर्क में दिए गए थे और वो वाक्य आपको 12 और तरीके से लिखने थे। तो ये वो 2 वाक्य हैं जो दिए हुए थे। सौरभ गाना गाता है। तो सबसे पहले देखो इसकी एंडिंग किस पर हो रही है, ता है। अब टेबल में देखो अगर ता है पे एंडिंग हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। माँ खाना बनाती है, इसकी एंडिंग काय पे हो रही है, ता है, ती है, सॉरी ती है पे हो रही है। तो ती है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब देखो यार हमें इसे 11 और तरीके से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, इसे भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इसी तरह जैसे कल हमने जतिन वाले उदाहरण को 12 तरीके से लिखा था, ऐसे ही इन्हें भी आपने घर से लिखना था। और काफ़ी बच्चों ने यार होमवर्क करके सेंड भी किया, कम्युनिटी टैब में भी डाला, या फिर कई बच्चों के पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डाला, आपके पास भी होगा, वेबसाइट पे ऐप पे सब जगह अवेलेबल है वो व्हाट्सएप नंबर, वहाँ भी कुछ बच्चों ने डाला और जो उनकी गलतियाँ थी उन्हें वहाँ करेक्ट भी किया मैंने। तो आपने भी अगर होमवर्क कंप्लीट किया है और अभी तक सेंड नहीं किया तो यार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। वहाँ आपके होमवर्क को चेक करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आपकी मिस्टेक्स को फिगर आउट करने के लिए अवेलेबल हूँ। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा एटमोसफेयर आपको देगी कि आपकी गलतियों को पकड़ रहा है एंड आप उन्हें इम्प्रूव कर पाओगे। बिकॉज अगर आपको गलतियाँ पता नहीं चलेंगी तो बार बार आप उन गलतियों को रिपीट करोगे। और एक बार गलती करना ठीक है क्योंकि उस गलती से आप सीखोगे, लेकिन बार बार गलती करना बेवकूफ़ी है। इसलिए अपनी गलतियों से सीख के उन्हें नेक्स्ट टाइम सुधारने की पूरी कोशिश करो। अब देखो यार जो होमवर्क मैंने आपको दिया था कि सौरभ गाना गाता है उसे 12 और तरीक़ों से लिखना है, तो ये हमने उसे 11 और तरीके से, टोटल 12 तरीके से ये हमने लिख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें दिया था कि सौरभ गाना गाता है। फिर हमने इसे पास्ट इंडेफिनिट में किया, सौरभ गाना गाता था। फिर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में किया, सौरभ गाना गाएगा। फिर हमने इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया, सौरभ गाना गा रहा है। फिर हमने इसे पास्ट कंटिन्यूस में किया, सौरभ गाना गा रहा था। फिर हमने इसे फ्यूचर कंटिन्यूस में किया कि सौरभ गाना गा रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में किया, सौरभ गाना गा चुका है। पास्ट परफेक्ट में किया, सौरभ गाना गा चुका था। फ्यूचर परफेक्ट में किया, सौरभ गाना गा चुका होगा। इसी तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी किया और इनमें हमने अपने मन से टाइमिंग ऐड कर दी। बिकॉज अभी हम सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे है, तो हम यहाँ अपनी मन से कुछ टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में कोई टाइमिंग नहीं दी थी, बट हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में एक टाइमिंग जोड़ ली कि सौरभ सुबह से गाना गा रहा है, सौरभ सुबह से गाना गा रहा था, सौरभ सुबह से गाना गा रहा होगा। इस तरह माँ वाले उदाहरण को, माँ खाना बनाती है, उस उदाहरण को भी हमने 12 तरीके से लिख लिया। आज हम क्या करने वाले हैं, अब करते हैं आज की बात। तो आज से हम ट्रांसलेशन शुरू करने वाले हैं, आज से हम चीज़ों को ट्रांसलेट करने वाले हैं। जहाँ जहाँ आप ये सोचते हो कि मैं अपनी बात हिंदी में जो अब मैं सोच रहा हूँ उसे इंग्लिश में कहूँ, तो आप कैसे करोगे, ट्रांसलेशन से करोगे। वही ट्रांसलेशन आज हम करने वाले हैं। तो यार ट्रांसलेशन से पहले एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो यार काफ़ी बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है
कि वो लोग फिगर आउट नहीं कर पाते कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है। मतलब वो सेंटेंस भी समझ लेते हैं, जो पहचान हमने चार्ट में दी है उसे देख के समझ लेते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें होती क्या है। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट ये चीज़ कैटेगराइज क्यों की गई है आखिर, कि इंडेफिनिट अलग, कंटिन्यूस अलग, परफेक्ट अलग और परफेक्ट कंटिन्यूस अलग। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। जो मेरी आइडियोलॉजी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आखिर होता क्या है। वाक्य में जब किसी ऐसे काम के बारे में बताया गया हो जो कि वर्तमान में होता है, मैं कह रहा हूं होता है, बेसिक आइडियोलॉजी ये लो कि जो काम वर्तमान में डेली बेसिस पर होता है उसे कहते हैं, उसे कंसिडर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में। अब पास्ट इंडेफिनिट के अंडर में क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वो चीजें, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ऐसी बात कही जाए जिसमें काम को किया जाता था भूतकाल में, या फिर भूतकाल में कभी किया गया हो। कोई ऐसा काम जैसे भूतकाल में कभी किया जाता था या फिर किया गया हो, उसे कंसीडर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में किस बारे में बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि भविष्य में कभी होगी, जो कि भविष्य में कभी होगी, उन चीजों के बारे में बात करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यार देखो, कंटिन्यूअस वर्ड से समझो कि कोई काम अभी कंटिन्यू है, करंट पोजीशन में वो काम कंटिन्यू है, चल रहा है वो काम, तो वो कंटिन्यूअस में आता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई ऐसा काम जो कि करंट पोजीशन में, वर्तमान की करंट पोजीशन में कोई काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब इस वाक्य को देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको करंट पोजीशन में पढ़ा रहा हूं, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, किसी ऐसी, हम इसमें ऐसी वाक्यों के बारे में बात करते हैं, ऐसी चीजों के, ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जैसे भूतकाल में कभी किया जा रहा था, भूतकाल में कभी किया जा रहा था। जैसे मैं आज दिन में खाना खा रहा था, तो मैं आज दिन में खाना खा रहा था, तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट, वो पास्ट कंटिन्यूअस का। कोई ऐसा काम जैसे भूतकाल में कभी किया जा रहा था, किया जा रहा था। अब समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो डेफिनेटली यार बेसिक आइडियोलॉजी समझ गए होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही होगा, कोई ऐसा काम जो कि भविष्य में किया जा रहा होगा, कोई ऐसा काम जो भविष्य में किया जा रहा होगा। हम सभी 4 दिन बाद अंग्रेजी बोल रहे होंगे, हम सभी 4 दिन बाद अंग्रेजी बोल रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसे काम जो कि भविष्य में किए जा रहे होंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में समझो यार, कि परफेक्ट समझो, परफेक्ट वर्ड ही ये शो करता है कोई ऐसा काम जो कि परफेक्ट एंड कंप्लीट हो चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में कोई उन कामों के बारे में बात करते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्य में हो रहे काम को हाल ही में किया जा चुका है, वर्तमान में वो काम पूरे हो चुके हैं, उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। भूतकाल में जो काम पूरे हो चुके हैं, भूतकाल में जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, वो आते हैं पास्ट परफेक्ट के अंडर में। और फ्यूचर परफेक्ट के अंडर में ऐसे काम जो कि भविष्य में कभी पूरे हो चुके होंगे, भविष्य में कभी पूरे हो चुके होंगे। अब देखो, हमने कंटिन्यूअस समझ लिया, परफेक्ट समझ लिया, इंडेफिनिट समझ लिया, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट की मिली जुली भगत है। कैसे, कोई ऐसा काम जिसकी हमें टाइमिंग पता है, कुछ हिस्सा उसका पूरा भी हो गया, कुछ समय उसका बीत भी गया उसे करते करते, उस काम का कुछ हिस्सा पूरा भी हो गया, बट अभी भी वो काम चल रहा है। कंटिन्यूअस में ऐसा काम आता है जो चालू है, परफेक्ट में ऐसा काम आता है जो पूरा हो गया, लेकिन ऐसा काम जो कि कुछ हिस्सा जिसका पूरा हो गया बट अभी भी चालू है, उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास एक चीज होनी चाहिए कि वो टाइम ऑफ पॉइंट या फिर ड्यूरेशन, कितने समय से ये काम चल रहा है या कितनी देर पहले स्टार्ट हुआ है, वो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में उस चीज की नॉलेज होती है। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं 2 घंटे से, तो ये जो लाइन है ये हो गई 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, बट अभी ये लाइन और आगे बढ़ेगी क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी मैं और भी पढ़ूंगा। 2 घंटे से तो पढ़ रहा हूं, अभी और भी पढ़ूंगा, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई ऐसा वाक्य जिसमें होने वाला काम हो रहा था, जिसका कुछ हिस्सा पूरा भी हो गया था। जैसे मैं 5 घंटों से पढ़ाई कर रहा था, या फिर मैं 5 घंटों से सो रहा था। तो आप 5 घंटों से, इस टाइम ड्यूरेशन से, हमारे पास टाइम है 5 घंटों से सो रहा था, बट उसके बाद भी जरूरी नहीं कि आप उठ गए, इसमें क्लियर नहीं है कि आप उठ गए, आप 5 घंटों के बाद भी सो रहे थे। 5 घंटों से सो रहा था, उसके बाद भी क्लियर नहीं किया कि आप उठ गए, आप सो ही रहे थे उसके बाद भी। तो काम कुछ पूरा भी हो गया, बट अभी उसका कुछ हिस्सा अभी भी हो रहा है, आगे जारी है, और हमारे पास एक टाइम, एक रेफरेंस है, टाइम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, जो कि
एक टाइम को शो करता है कि आप कितने ड्यूरेशन से इस काम को कर रहे थे या कितने पहले आपने स्टार्ट किया। तो एक बेसिक आइडियोलॉजी है कि ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब क्या होते हैं, इनमें किन किन चीज़ों के बारे में बात की जाती है या फिर इन्हें क्यों कैटेगराइज किया गया है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, हमने अब से शुरू करते हैं हम ट्रांसलेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो मेन चीज़ है जो हम करने वाले हैं इस कोर्स में, उनमें से पहली मेन चीज़ ट्रांसलेशन ही है। बिकॉज आपको अगर कोई बात अपनी बोलनी है सामने वाले को, तो पहले तो आप हिंदी में सोच लोगे, बट उसे इंग्लिश में बोलने के लिए आप क्या करोगे, अपनी हिंदी की बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, हिंदी की बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे और बोल दोगे। यही फंडा है, ठीक है सर। अब कल एक उदाहरण कर रहा था हमने, कल सुबह वाली क्लास में, जतिन पार्क में खेलता है, जतिन पार्क में खेलता है, सॉरी कल शाम वाली क्लास में ये उदाहरण हुआ था कि जतिन पार्क में खेलता है, और हमने इसे 12 तरीके से लिख भी लिया था, जतिन पार्क में खेलता था, खेलेगा, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई डेफिनेटली, ठीक है। अब इन्हीं 12 के 12 सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला ले लेते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जतिन पार्क में खेलता है। अब इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, ता है, जतिन पार्क में खेलता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को इससे समझो कि कोई ऐसा काम जो कि डेली बेसिस पर होता है। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, जतिन पार्क में खेलता है, तो जाहिर सी बात है जतिन उस पार्क में डेली बेसिस पर खेलता है या किसी एक रेगुलरली खेलता है उस पार्क में। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि इसमें दिया एंडिंग भी ता है पर हो रही है। और बेसिक आइडियोलॉजी जो हमने समझी कि कोई काम जो डेली बेसिस पर होता है, जतिन पार्क में खेलता है, डेली बेसिस पर खेलता है, ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट पहचानना होगा हमें कि सब्जेक्ट क्या है, जतिन पार्क में खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हो, ट्रांसलेशन की शुरुआत सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता था, सब्जेक्ट, बीच में ये माल मसाला, देन आखिरी में फ्लेवर क्या था, ऑब्जेक्ट। तो चलो सब्जेक्ट पहचानते हैं, इसमें क्या है, जतिन पार्क में खेलता है। तो इससे पूछो, हमने सब्जेक्ट को पहचानना कैसे सीखा था, अपने हिंदी के वाक्य से सवाल करो कौन, अपने हिंदी के वाक्य से सवाल करो कौन। हमें लिख कर दिया गया है कि जतिन पार्क में खेलता है, इससे पूछो कौन, जतिन पार्क में खेलता है, कौन, जतिन, कौन खेलता है, जतिन खेलता है। तो जतिन ही हमारा सब्जेक्ट हुआ कि पार्क में कौन खेलता है, जतिन, सब्जेक्ट क्या है, जतिन। तो शुरुआत करते हैं, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट है जतिन, तो लिख लो जतिन। ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो रहा है अपना, जतिन। अभी सब्जेक्ट के बाद बीच में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर, प्लूरल सब्जेक्ट है दूसरा वाला स्ट्रक्चर टेबल में। अब देखो यार, जतिन तो एक व्यक्ति है ना, तो एक व्यक्ति एक वचन है, तो एक वचन क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जतिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो मुख्य क्रिया होती है जो कि इस वाक्य में हो रही होती है या फिर जिसे किया जा रहा होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जतिन तो सब्जेक्ट है, तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली जतिन खेल रहा है। तो हमारी मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। और खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड एंड आईएनजी फॉर्म प्ले। अब देखो हमें इसमें लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। सबसे पहले लिखते हैं मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो लिख दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले ही है भैया, जतिन प्ले, बट एस या ईएस और लगाना है हमें, तो इसमें एस लगा दो, जतिन प्लेज। प्ले के आगे एस लगता है, एस ईएस के रूल्स भी आगे आप पढ़ोगे, कल शाम की क्लास में वो चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ठीक है, जतिन प्लेज। अब आता है, स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया, लेकिन आखिरी का माल मसाला ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा जतिन इसमें हो गया, हमारा खेलता है उसमें हो गया, पार्क में। अब मैं के लिए क्या यूज करते हैं, इन, जतिन प्लेज इन। इन का मतलब होता है मैं, उसमें, जतिन प्लेज इन द पार्क, जतिन प्लेज इन द पार्क। तो ये हो गया ट्रांसलेशन। मुश्किल था, बिल्कुल नहीं था, हमने टेबल की हेल्प से किया, हमने स्ट्रक्चर याद नहीं किया। स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएंगे, याद मत करो, टेबल को अभी आगे रखो, बिल्कुल टेबल को आगे रख के ट्रांसलेट करना है सब कुछ। अपने आप प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें याद रहने लगेंगी, अपने आप याद हो जाएंगी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ। अलग से बैठकर, सुबह बैठकर ऐसे
सुबह 5 बजे उठ के ऐसे याद मत करो इन्हें कि स्ट्रक्चर ये रूल्स ये, अपने आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करो। चलिए अगला देखते हैं। जतिन पार्क में खेलता है हो गया। अब अगला था जतिन पार्क में खेलता था। जतिन पार्क में खेलता है हो गया भैया। अब अगला है जतिन पार्क में खेलता था। अब इसके एंडिंग में क्या आ रहा है, जतिन पार्क में खेलता था, तो ता था से क्या समझ रहे हो आप, जतिन पार्क में खेलता था, ता था, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। ठीक है भैया, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है एंड में ता था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो वही अपना जतिन, पिछली बार बताया मैंने आपको कि सब्जेक्ट कैसे फिगर आउट करना है। तो सब्जेक्ट हमने शुरुआत में किसी भी स्ट्रक्चर में शुरुआत में क्या आता है, सब्जेक्ट, तो लिख लो भाई सब्जेक्ट जतिन। अब बीच में स्ट्रक्चर, अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये रहा, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, या तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म लगा लो या फिर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो मेनली हम मेन वर्ब सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि केवल इतना स्ट्रक्चर हो जाता है मेन वर्ब सेकंड फॉर्म लगाने के बाद, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर खत्म पास्ट इंडेफिनिट का। तो सब्जेक्ट आ गया हमारा जतिन, मेन वर्ब क्या थी, खेलना, खेलना के लिए सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, खेलना की सेकंड फॉर्म प्ले, मतलब प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड लिख दो, जतिन प्लेड, जतिन प्लेड। अब ऑब्जेक्ट, कहाँ खेलता है जतिन, हमारा जतिन हो गया, जतिन आ गया, खेलना आ गया, बचा क्या पार्क में, तो मैं के लिए क्या यूज किया था हमने पिछली बार, इन द पार्क, जतिन प्लेड इन द पार्क हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब अगला है जतिन पार्क में खेलेगा, जतिन पार्क में खेलेगा, तो डेफिनेटली मैंने अभी आइडियोलॉजी जो आपको बताई थी कि कोई ऐसा काम जो भविष्य में होगा उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और आप पहचान से भी देख सकते हो जतिन पार्क में खेलेगा, तो एंड में अगर गा गी गे आता है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेना है, जतिन पार्क में खेलेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अभी आपने 2 बार कर चुके हैं जतिन, जतिन ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि टेंस बदलने सब्जेक्ट चेंज हो जाए, जतिन। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, या तो विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए विल सेल हेल्पिंग वर्ब है। अब विल कब आता है, सेल कब आता है, ये बात ध्यान से सुनो। केवल WEV और आई के साथ सेल आता है, ध्यान सुनो, WV वाला बी और आई के साथ सेल आता है, बाकी दुनिया भर की सारी चीजों के साथ विल आता है। बहुत इजी है, आई और बी को हटा दो तो बाकी सारी चीजों के साथ विल आता है। तो जतिन के साथ क्या आएगा, विल, जतिन विल। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर में क्या दिया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म जतिन विल प्ले, जतिन विल प्ले। अब ऑब्जेक्ट लगा दो एंड में, स्ट्रक्चर खत्म, ऑब्जेक्ट, जतिन विल प्ले इन द पार्क, जतिन पार्क में खेलेगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जतिन विल प्ले इन द पार्क, और फुल स्टॉप, हो गया ट्रांसलेशन। चलिए अगले बढ़ते हैं। हम जतिन पार्क में खेलेगा हो गया। अब अगला है जतिन पार्क में खेल रहा है, रहा है। अब ध्यान सोचो यार, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम करंट पोजीशन में हो रहा है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और आप पहचान से भी दे सकते हो कि जतिन पार्क में खेल रहा है, रही है, रहे हो, तो ये किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से ट्रांसलेट करते हैं। सब शुरुआत वहीं से सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं अपना सही पहले, जतिन, सब्जेक्ट हमने लिख लिया जतिन। अब देखो यार, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब 3 है, बट कौन सी कब लगती है ये समझो, केवल आई के साथ एम लगती है, बाकी किसी और चीज के साथ एम नहीं लगती, ठीक है। अब बचे इज और आर, तो बाकी सारी सिंगुलर चीजों के साथ इज लगता है, प्लूरल चीजों के साथ आर लगता है, एक वचन चीजों के साथ इज और बहुवचन चीजों के साथ आर। तो जतिन तो एक वचन है ना, जतिन कोई एक व्यक्ति है, एक वचन है, जतिन के साथ क्या लगेगा, इज, जतिन इज, जतिन इज। अब मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है हमें इसमें, इज एम आर प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, क्योंकि हमारी मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेल रहा है, तो खेल रहा है के लिए मेन वर्ब खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड एंड फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म जैसे हम बोलते हैं वो क्या है, प्लेइंग। तो जतिन इज प्लेइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है, जतिन इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है,
पार्क में। ऑब्जेक्ट का सीधा मतलब है कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी कूड़ा कचरा है वो सब ऑब्जेक्ट होता है। तो पार्क में, तो मैं के लिए फिर से इन द पार्क। जतिन इज प्लेइंग इन द पार्क। जतिन इज प्लेइंग इन द पार्क। जतिन पार्क में खेल रहा है, तो इंग्लिश में क्या कर दिया, जतिन इज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जतिन पार्क में खेल रहा था। जतिन पार्क में खेल रहा था। अब ध्यान समझो है, कोई ऐसा काम जो कि वर्तमान में, वो भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में, पास्ट में कभी हो रहा था, तो उसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि एंडिंग हो रही है इसी की रहा था। एंडिंग किस पे हो रही है, रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले वही सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपना क्या है, जतिन। सब्जेक्ट अपना क्या है, जतिन। अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखो यार, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब कब यूज, कब कब कौन सा यूज होता है, ये देखो। वॉज यूज होता है सारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जतिन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान सुनो, वॉज यूज होगा एक वचन के साथ, वर यूज होगा बहुवचन के साथ। तो जैसा कि अभी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जतिन एक वचन है, एक व्यक्ति है, जतिन के साथ क्या यूज होगा, वॉज। जतिन वॉज। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। जतिन वॉज प्लेइंग इन द पार्क। जतिन वॉज प्लेइंग इन द पार्क। जतिन पार्क में खेल रहा था। इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, जतिन वॉज प्लेइंग इन द पार्क। चलिए अगला देखते हैं। जतिन पार्क में खेल रहा होगा, कोई ऐसा काम जो भविष्य में हो रहा होगा, भविष्य में हो रहा होगा, वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसकी ऐसे ही पहचान समझ सकते हो आप। खेल रहा होगा, जतिन पार्क में खेल रहा होगा, एंडिंग किस पे हो रही है, रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। तो ऐसे भी आप टेबल का यूज करके समझ सकते हो और बेसिक आइडियोलॉजी से भी समझ सकते हो। तो शुरुआत वहीं से सब्जेक्ट से करनी है अपन को। तो जतिन सब्जेक्ट है हमारा, जतिन। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल सेल प्लस बी। विल या सेल, उसके बाद बी। तो विल या सेल में से क्या लगाएंगे, जतिन एक केवल आई और बी के लिए सेल लगाते हैं, बाकी सब जगह विल लगाएंगे। तो जतिन के लिए भी विल लगाएंगे, जतिन विल। अब इसमें बी ऐड हो जाता है, बिल सेल प्लस बी हमारे टेबल में दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, जतिन बिल बी। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्ले। तो प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, जतिन विल बी प्लेइंग। जतिन विल बी प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी पूरा कूड़ा कचरा, पार्क में। जतिन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। जतिन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। तो ये हो गया जतिन पार्क में खेल रहा होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जतिन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। ओके, चलिए अगले बढ़ते हैं। जतिन पार्क में खेल चुका है। जतिन पार्क में खेल चुका है। तो यार टेबल समझो, एक चुका है, चुकी है, चुका है, लिया है, दिया है, ये सब किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देखो जतिन पार्क में खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके, अब सब्जेक्ट क्या है, शुरुआत वहीं से होनी है हमारी सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है जतिन, हर बार की तरह। ठीक है, जतिन अपना सब्जेक्ट है, जतिन। और इसमें स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव। अब हैज और हैव कब लगाते हैं, सारी प्लूरल यानी कि बहुवचन चीजों के साथ हैव लगाना है, और बाकी और आई के साथ भी हैव लगाना है। केवल आई और फिर सारी प्लूरल चीजें उनके साथ हैव लगेगा, और आई को छोड़ के जितनी भी सिंगुलर चीजें हैं उनके साथ हैज लगेगा। तो जतिन एक सिंगुलर चीज है, जतिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जतिन के साथ लगेगा हैज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैव, जतिन के साथ क्या लगना है, हैज। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगनी है, तो जतिन हैज प्लेड। जतिन हैज प्लेड। और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट यानी सारा कूड़ा कचरा, जतिन हैज प्लेड इन द पार्क। जतिन पार्क में खेल
चुका है। जतिन हैज प्लेड इन द पार्क। ओके, हो गया ट्रांसलेट। आगे बढ़ते हैं। जतिन पार्क में खेल चुका था। जतिन पार्क में खेल चुका था। चुका था देखो, देखो देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तो पास्ट परफेक्ट में देखो पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। जतिन पार्क में खेल चुका था। अब देखते हैं, शुरुआत वहीं से करेंगे सब्जेक्ट से। जतिन पार्क में खेल चुका था, हमें पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है। जतिन पार्क में खेल चुका था। अब देखो यार, शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? जतिन। सब्जेक्ट क्या है? जतिन। अब इसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड लगा दो। इसमें हेड अकेले लगानी ही है। जतिन हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। जतिन हेड प्लेड। जतिन हैड प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? बाकी सारा कूड़ा कचरा। इन द पार्क। जतिन हैड प्लेड इन द, ये थोड़ी मेरी राइटिंग जरा अच्छी ज़्यादा है तो इस पर ध्यान ना देना, चीज़ों पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जतिन हैड प्लेड इन द पार्क, ठीक है। जतिन पार्क में खेल चुका था। जतिन हैड प्लेड इन द पार्क, ठीक है। अगला देखते हैं। जतिन पार्क में खेल चुका होगा। जतिन पार्क में खेल चुका होगा, तो टेबल में इसकी पहचान देखो। जतिन पार्क में खेल चुका होगा, तो चुका होगा के लिए क्या है? फ्यूचर परफेक्ट में देखो, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है चुका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। तो किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट की। तो ये टेंस कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शुरुआत वहीं से करेंगे ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट अपना क्या है? जतिन। जतिन। अब इसमें स्ट्रक्चर में देखो, हेल्पिंग वर्ब में विल सेल। तो विल और सेल में से, दोनों में से क्या लगाएंगे जतिन के लिए? जतिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और केवल आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी सब जगह अपन क्या लगाना है? विल। तो जतिन के साथ विल लगा दो। जतिन के साथ विल। जतिन विल। अब इसमें विल सेल के बाद हैव भी आना है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो जतिन विल हैव। अब हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? प्ले, प्लेड, प्लेड। थर्ड फॉर्म प्लेड। जतिन हैव प्लेड। जतिन हैव प्लेड। बाद में ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा कूड़ा कचरा बाद में डाल दो। इन द पार्क। जतिन हैड प्लेड इन द पार्क, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशन। जतिन पार्क में खेल चुका होगा। जतिन विल हैव प्लेड इन द पार्क। जतिन विल हैव प्लेड इन द पार्क। जतिन पार्क में खेल चुका होगा। अगला देखते हैं। अब ये बड़े रोमांचक हैं। देखो, जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है। इसमें हमारे पास टाइम है, 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है। एक तो वो 2 घंटे से खेल रहा है और अभी भी खेल रहा है, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अब वर्तमान की बात कर रहे हैं कि रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? एंड में रहा है, रही है, रहे है, बट समय भी कंसिडर किया जाता है। तो एंड में तो अपने में रहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ रहा है, रहा है, और समय भी हमारे पास है कि 2 घंटे का कंसिडरेशन दिया गया है, हमारे पास समय दिया गया है 2 घंटे से, तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। और शुरुआत वहीं से होगी सब्जेक्ट से। तो शुरुआत करो सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है हमारा जतिन। सब्जेक्ट है हमारा जतिन। अब इसमें स्ट्रक्चर में देखो, इस टेबल में जो स्ट्रक्चर दिया है, हैज है प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब हैज या हैव में से क्या लगाएंगे? जतिन के लिए हैज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? जतिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जतिन हैज हैव के बाद बिन, जतिन हैज बिन। जतिन हैज बिन, इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या है? प्लेइंग। जतिन हैज बिन प्लेइंग। जतिन हैज बिन प्लेइंग। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद वो चीज आती है जो कि एक अलग से परफेक्ट कंटीन्यूअस होने की वजह से इसमें जोड़ी जाती है। वो क्या है? सिंस 4 प्लस टाइम। अब सिंस लगाएं या 4 लगाएं टाइम से पहले, वो कैसे पता चलेगा? तो ध्यान सुनो, एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। कोई ऐसी बात है, यहां दूसरी स्लाइड पे समझो, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा समय हमें दिया गया जो कि पॉइंट टाइम हो। पॉइंट टाइम मतलब 4 बजे। 4 क्या है? 4 बजे एक बिंदु है, समय का एक बिंदु है 4 बजे। और तो उसके लिए लगाएंगे हम सिंस।
मंडे, जैसे वो काम मंडे से कर रहा है, तो मंडे एक टाइम का पॉइंट है, तो उसके लिए लगाएंगे सिंस। लेकिन अगर टाइम ड्यूरेशन दी हो कि 6 महीने से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 7 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, तो ये टाइम ड्यूरेशन हो गया। और टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं फॉर, ठीक है। टाइम के पॉइंट के लिए लगाते हैं सिंस, टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं, टाइम गैप, टाइम ड्यूरेशन दिया हो तो उसके लगाते हैं फॉर, ठीक है। इसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें हमें दिया गया 2 घंटे, तो 2 घंटे टाइम का एक बिंदु नहीं है, टाइम ड्यूरेशन है। 2 घंटा एक टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। जतिन हैज बीन प्लेइंग फॉर, अब सिंस फॉर के बाद टाइम, 2 घंटे के लिए 2 आवर्स, घंटों को क्या बोलते हैं? आवर, HOUR, वैसे पढ़ते हैं आर, इसे आर पढ़ते हैं, ठीक है। जतिन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्यों 2 घंटे प्लूरल हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है, इसका इंग्लिश हो गया जतिन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसमें ऑब्जेक्ट भी आपको लगाना होगा, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा इन द पार्क। जतिन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन द पार्क। तो यार देखो हमने कितना मुश्किल सेंटेंस भी बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया। अब देख पा रहे हो आप बाकी बच्चों में डिफरेंस फील कर पाओगे थोड़े टाइम बाद कि जो चीज़ें उनके समझ में नहीं आती कि सिंस फॉर कब लगाना है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, वो हम एक अलग आइडियोलॉजी से, अलग मैथोडोलॉजी से समझ रहे हैं। और उस चीज़ को समझने के बाद आप ट्रांसलेशन भी कर पा रहे हो उन चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा था। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा था। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखो, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, बट समय भी आना चाहिए। तो इसमें देखो एंड में तो रहा था है, बट समय 2 घंटे भी दिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। तो देखो इसमें शुरुआत कैसे करनी है भाई? अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? जतिन। सब्जेक्ट अपना है जतिन। जतिन के बाद अपने टेबल में देखो स्ट्रक्चर में क्या है? हैड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जतिन हैड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या है? प्लेइंग। प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या है? प्लेइंग। जतिन हैड बीन प्लेइंग। और इसके बाद प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो देखो 2 घंटे एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम का पॉइंट नहीं है, टाइम ड्यूरेशन, उसके लिए फॉर लगेगा। जतिन हैड बीन प्लेइंग फॉर, कितने टाइम से खेल रहा है? 2 घंटों से, 2 आवर्स। 2 आवर्स। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द पार्क। जतिन हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन द पार्क, ये भी ट्रांसलेट हो गया। अब आखिरी करते हैं। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा होगा। जतिन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा होगा। तो यार देखो रहा होगा, रहा होगा, ये किस में आ गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, बट इसमें टाइम भी दिया है इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्यों? रहा होगा, चुका होगा, ये सब तो फ्यूचर परफेक्ट की भी हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्स्ट्रा क्या हो जाता है कि टाइम भी दिया रहता है। तो हमारे पास टाइम 2 घंटे है और एंडिंग रहा होगा पे हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस। अब देखो यार शुरुआत वही अपने सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? जतिन। जतिन। स्ट्रक्चर में देखो विल सेल प्लस हैव बीन, विल सेल प्लस हैव बीन। तो जतिन के लिए विल लगेगा, सेल लगेगा, बिल लगेगा, अभी मैंने बताया क्यों। जतिन विल हैव, अभी कहां से लिख रहा हूं? टेबल में दिया हुआ भाई, ये लिखना है। जतिन विल हैव बीन, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। जतिन हैज बीन प्लेइंग। सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, 2 घंटों की बात है, 2 घंटे एक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर लगता है। जतिन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट इन द पार्क। जतिन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन द पार्क। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो आपने देखा कि हमने 12 के 12 सेंटेंसेस को जो हिंदी में लिखे हुए थे उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही आसानी से इस टेबल के 12 के 12 इस टेबल को पूरी तरीके से यूज कर लिया हमने, एक तरह से निचोड़ लिया इस टेबल को पूरी तरीके से हमने। तो आप समझ सकते हो कि टेबल कितना बड़ा रोल प्ले करती है आपके ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन वो पहली सीढ़ी है जिसके बिना अगर आप दूसरी सीढ़ी पर छलांग लगाओगे तो पैर फिसल के गिरोगे। तो ट्रांसलेशन जब तक अच्छे से नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ट्रांसलेशन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए ये होमवर्क है आपके लिए।
शाम वाली क्लास में इस होमवर्क को डिस्कस किया जाएगा, इसकी आंसर शीट शाम वाली क्लास में कराई जाएगी, शाम वाली क्लास में इसका आंसर भी मैं कराऊंगा। लेकिन वादा करो कि दिन में आप ट्राई करोगे इसे खुद से करने का, और मुझे विश्वास है आप में से मैक्सिमम बच्चे 99% स्टूडेंट्स इसे करेंगे और ट्रांसलेशन भी उनका सही होगा। गलती होती है कोई बात नहीं, यहाँ बाकी सब भी सीख ही रहे हैं, बाकी सब भी यहाँ सीख ही रहे हैं। अगर आप अपने होमवर्क को कम्युनिटी टैब में भी डालते हो या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी सेंड करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम्युनिटी टैब में दूसरे देखते भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि वो लोग भी सीख ही रहे हैं इसलिए वो यहाँ हैं, आप भी सीख ही रहे हो। तो अगर आपकी गलतियाँ निकलती हैं तो यार गलतियाँ निकलने पर ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार गलती निकल, हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साहित होना चाहिए कि यार अच्छा है गलती निकल गई, इससे मैं इसे सुधार लूँगा। गलती निकलने पर खुश होना चाहिए कि आप में गलती निकलने का मतलब है आगे जाकर कोई सुधार होने वाला है आप में, और सुधार पर यार हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो गलती अगर निकल रही है तो अच्छी बात है, बट गलतियों को दोहराना बेवकूफ़ी है। तो जब भी कोई गलती निकली तो उसे ध्यान रख लो, अगली बार मुझे ये नहीं करना। तो इन दोनों को, सौरभ गाना गाता ऐसे ही 12 बार लिख चुके हैं हम हिंदी में, और माँ खाना बनाती ऐसे ही 12 बार हिंदी में लिख चुके हैं। अब आपके पास 24 हिंदी के वाक्य हैं, 12 इसके 12 इसके। तो इन 24 के 24 वाक्यों को ट्रांसलेट करना है आपको। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो स्कूल या कॉलेज में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो एक तो एटलीस्ट करके ही लाना है, और जिसे बहुत अच्छी तरीके से सीखना है वो दोनों करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे और आपकी सुबह एकदम तरोताज़ा एनर्जी से भरपूर होगी। तो उसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की सुबह की क्लास। तो जैसा कि हमारा ट्रांसलेशंस चल रहे थे और डे 3 की मॉर्निंग क्लास में, यानी आज हम क्या करने वाले, हम बहुत ही खास चीज़ें करने वाले। तो पहले जान लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है, कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। हमने टेंस चार्ट पढ़ लिया, टेंस चार्ट को कैसे समझना, उसका यूज़ क्या है, सब कुछ जान लिया। टेंस चार्ट का यूज़ करके हमने स्ट्रक्चर बना लिए, जो स्ट्रक्चर याद करते थे हमने वो बना लिए, और स्ट्रक्चर का यूज़ करके हमने ट्रांसलेशंस भी किए, होमवर्क भी किया। होमवर्क में लगभग 24 ट्रांसलेशन आपने किए घर पर। तो जब मैंने आप सभी का होमवर्क चेक किया तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट नोटिस किए जहां मुझे लगा कि यार कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं वो, बट कहीं ना कहीं वो अभी मिस हो रहे हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसे बारीक पॉइंट जो कि आपको पता होने चाहिए, और उससे पहले कुछ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 ट्रांसलेशंस कर लेते हैं, जिससे हमारा एक रोटेशन में आ जाएंगे, हमारी क्लास रोटेशन में आ जाएगी। कहते हैं ना कि शुरुआत करने से पहले तीसरा चौथा गियर गाड़ी में डालने से पहले फर्स्ट गियर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही फर्स्ट गियर हम ट्रांसलेशन से स्टार्ट करते हैं। 2-3 ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले क्लास में, उसके बाद कुछ बहुत ही खास कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये है वो टेंस चार्ट जिसका हमने भरपूर फायदा उठाया, इसे बिल्कुल निचोड़ चुके हैं हम अब तक। कैसे इसमें यूज करना है, इसके टेंस चार्ट का यूज कैसे होता है, इससे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर का यूज करके ट्रांसलेशंस कैसे होते हैं, हमने सब कुछ सीख लिया। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर। चलिए आइए। तो पहला सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आओ। तो सेंटेंस है, उसने मुझे गाली दी। उसने मुझे गाली दी। अब देखो यार, इसकी एंडिंग ना तो ता है पे हो रही, ना ता था पे हो रही, ना गा पे हो रही। तो ये कौन सा किस टेंस के अंडर में आ रहा है ये सेंटेंस? सोचो सोचो। तो याद करो, मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट की 2 पहचान होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट की कितनी पहचान होती है? 2। एक तो एंडिंग में ता है, वो सॉरी ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके की चीजें आ जाए। और दूसरी पहचान ये कि एंडिंग में जो वर्ड है, एंडिंग में जो शब्द है, उस पर बड़े या बड़ी ई या फिर ए की मात्रा आ जाए। अब ध्यान से देखो, दा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, दा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, दा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के अंडर में आना है। क्लियर हो गया? अगर यहां कुछ ऐसा सेंटेंस होता, मैं वहां गया, तो या पे एंड में बड़े या की मात्रा आ रही है, मैं वहां गया, या पे एंड में जो या है उस पर बड़े या की मात्रा आ रही है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। समझ गए? हम वहां गए थे, वो तो आ गया पास्ट परफेक्ट में। बट अगर ऐसे हो कि हम वहां गए, हम वहां गए, तो गए पे
गए में एंड में एक ही मात्रा आ रही है, गए एंड में एक ही मात्रा आ रही है, तो वही हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की दूसरी पहचान भी लगभग क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अभी से करते हैं ट्रांसलेट। तो उसने मुझे गाली दी। अब यहां आप कंफ्यूज हो गए। अभी तक हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते थे? हमने एक बेसिक आइडिया लिया था सब्जेक्ट फाइंड करने का कि अपने वाक्य से पूछो कौन। अब इससे अगर आप पूछते हो उसने मुझे गाली दी, तो आप इससे पूछो कौन, तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट को फिगर आउट करने में कि कौन के अगेंस्ट जो आंसर मिल रहा है, तो वो हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे कौन के अगेंस्ट में क्या आंसर मिलेगा, कौन के अगेंस्ट में इस वाक्य में से क्या आंसर हमें मिलेगा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। कि इस वाक्य से अगर पूछे उसने मुझे गाली दी, तो हम पूछे कौन, तो ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा, सही में बॉन्ड नहीं बन रहा, राइट। तो अभी क्या करेंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस में, इस तरीके के वाक्य में हम देखेंगे कि क्रिया क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, मेन वर्ब क्या है। तो देखो उसने, तो उसने तो कोई क्रिया नहीं है, मुझे भी कोई क्रिया नहीं है। गाली दी, और गाली देना एक वर्ब है, एक क्रिया है। गाली देना एक वर्ब है, एक क्रिया है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूज, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड एंड आईएनजी फॉर्म अब्यूजिंग। अब देखो इसमें क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है, गाली देना। अब ये देखो कि मेन वर्ब को कर कौन रहा है, जो मेन वर्ब को कर रहा है वही सब्जेक्ट है, जो मेन वर्ब को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। अब देखो इसमें क्या है, उसने मुझे गाली दी, तो मेन वर्ब है गाली देना, गाली दी, यही है मेन वर्ब। तो इस मेन वर्ब को कर कौन रहा है, किसने की ये मेन वर्ब, उसने। किसने की ये मेन वर्ब, उसने। मुख्य क्रिया किसने की, उसने। हम कह ही रहे ना उसने मुझे गाली दी, यानी कि गाली देना जो मुख्य क्रिया है, उस मुख्य क्रिया को करने वाला कौन है, वो। उसने मुझे गाली दी, मुख्य क्रिया किसने की, उसने। मुख्य क्रिया किसने की, उसने। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसने। अब भैया ये उसने कैसा सब्जेक्ट हो गया, उसने कैसा सब्जेक्ट हो गया, भाई ध्यान समझो। उसने मुझे गाली दी। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि गाली देने वाला कोई लड़का है या लड़की। अगर लड़की होगी तो भी अपन यही बोलेंगे उसने मुझे गाली दी, लड़का होगा तो भी यही बोलेंगे उसने मुझे गाली दी। अब समझ में कैसे आए? तो यहां हम मान के चलते हैं इस तरह की पोजीशन में, इस तरह की कंडीशन में, कि गाली देने वाला लड़का ही है। गाली देने वाला है, कोई भी क्रिया करने वाला हम ही लेके चलते हैं। लड़का के लिए क्या यूज करेंगे, लड़का है, लड़का के लिए क्या यूज करेंगे, ही। उसने के लिए क्या आ जाएगा, ही। ये तो बहुत ही मतलब बेसिक हो गया। तो अपना सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया स्ट्रक्चर में, सबसे पहले क्या आना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। सब्जेक्ट हो गया ही। तो देखिए यार, नाउन और प्रोनाउन की एक बेसिक डेफिनेशन में यहां समझाता हूं तुम्हें कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान, इस तरह या किसी चीज का नाम, उसे कहते हैं नाउन, उसे कहते हैं नाउन। तो जैसे सचिन, सचिन एक नाउन है। आपका जो भी नाम है तो वो एक नाउन है। बट प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर जिन चीजों को यूज किया जा सके उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। तो देखो ऐसे सचिन एक नाउन है, बट सचिन की जगह पर मैं ही यूज कर सकता हूं। अगर आप ये बोलो कि सचिन हमें पढ़ा रहे हैं, सचिन हमें पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ही। तो जरूर थोड़ी इसे ऐसे ट्रांसलेट करो, सचिन इज टीचिंग अस। एक तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, और दूसरा ट्रांसलेशन इसका ये भी तो हो सकता है, ही इज टीचिंग अस। ही इज टीचिंग अस। आप किसी और से कह सकते हो ना मेरे बारे में, ही इज टीचिंग अस, मेरी तरफ पॉइंट करके कह सकते हो आप, ही इज टीचिंग अस। आप मेरी तरफ उंगली करोगे और कहोगे किसी और से, अपने दोस्त से कहोगे ही इज टीचिंग अस, ये हमें पढ़ा रहा है। तो आपने सचिन की जगह पे ही यूज कर लिया। तो नाउन की जगह पे, सचिन एक नाउन है और नाउन की जगह पे आपने ही यूज किया, तो नाउन की जगह पे जिस चीज को यूज कर सकते हैं हम, उसे कहते हैं प्रोनाउन। तो ही क्या है, प्रोनाउन। अब देखो बातों ही बातों में मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन का एक बढ़िया आइडिया दे दिया, ठीक है। तो ही। अब आते हैं अपने ट्रांसलेशन में वापस। तो अपने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट क्या है, ही, क्योंकि उसने के लिए हमने कह दिया ही, ठीक है, ही। अब गाली दी, तो पास्ट इंडेफिनिट का है स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ही। ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लो, डिड मत लगाओ। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाली देना हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, गाली देना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, अब्यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या है, अब्यूज। सेकंड फॉर्म क्या है, अब्यूज्ड। तो लिख दो ही अब्यूज्ड। अब आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो उसने के लिए ही यूज कर दिया, गाली देने के लिए अब्यूज्ड हमने यूज कर दिया। अब बचा क्या, मुझे। तो मुझे के लिए
यहां पर क्या यूज करेंगे, ही अब्यूज्ड मी, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, ही अब्यूज्ड मी, तो ही अब्यूज्ड मी, और ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो यहां मैंने कहा था ना आज की क्लास बहुत ही मतलब प्रैक्टिस होगी आज की क्लास में, तो आपकी इसमें बहुत सी एक और प्रैक्टिस हुई कि एंड में अगर बड़े आ, बड़ी ई या फिर एक ही मात्रा आती है, जैसे इसमें दा पे बड़ी एक ही मात्रा आई तो दी हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, और हमने नाउन प्रोनाउन का ही बेसिक आइडिया ले लिया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। तो अगला है, मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा, मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा। तो देखो सब्जेक्ट को फिगर आउट करने के हमने दो तरीके देखे, पहला तो वर्ब मेन वर्ब देख लो, तो मेन वर्ब को करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा आइडिया कि अपने सेंटेंस से, अपने वाक्य से पूछ लो कौन, अपने वाक्य से पूछो कौन। तो इससे सबसे पहले फर्स्ट वाला मेथड ट्राई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा, कौन, मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा, कौन, मैं, कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। भाई हमारे फर्स्ट वाले मेथड से ही आंसर आ गया, हमारे फर्स्ट वाले मेथड से ही पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, तो सेकंड मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, काम खत्म। बट एक बार से सेकंड वाले मेथड से समझ लो, जिससे वो वाला मेथड भी अच्छे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, तुम फंसोगे नहीं कहीं, ठीक है। अब देखो मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा, अभी इसमें मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, मीटिंग मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया होती है वो मेन काम जो हो रहा होता है, जो वाक्य में किया जा रहा होता है। तो मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा, तो शामिल होने, शामिल होने, शामिल होने जाऊंगा। अब इसमें कंफ्यूजन है भाई, क्यों, शामिल होना भी वर्ब है, जाऊंगा भी वर्ब है, शामिल होना भी वर्ब है, जाऊंगा भी वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब के लिए समझो कि अगर कोई दो वर्ब हैं जो किसी एक वाक्य में दी हुई हैं, तो ये देखो कि किस वर्ब को किसके लिए किया जा रहा है। तो देखो शामिल होना जो वर्ब, ये मान लो ये शामिल होना वर्ब है, तो शामिल होना जो वर्ब है उसके लिए उस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जाऊंगा वाली वर्ब को किया जा रहा है, मतलब शामिल होने के लिए जाया जा रहा है, शामिल होने के लिए जाया जा रहा है, शामिल होने के लिए जाया जा रहा है। तो मेन का मेन वर्ब वही होगी जो कि दूसरी वर्ब को करने के लिए की जा रही है। दूसरी वर्ब क्या है, शामिल होना। इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए पहली वाली वर्ब जाना, पहली वाली वर्ब जाना की जा रही है। मतलब कैसे, देखो शामिल होना भी एक वर्ब है, ध्यान समझो आराम से, शामिल होना भी एक वर्ब है, जाना यानी जो जाऊंगा लिखा है तो उसकी मेन वर्ब क्या हो जाएगी, जाना, तो जाना भी एक वर्ब है, दोनों क्रियाएं हैं। अब ये देखो डेफिनेटली इनमें से एक क्रिया ऐसी होगी जो पहली वाली पर, या कोई एक क्रिया ऐसी होगी जो दूसरी पर डिपेंडेंट होगी, दूसरे पर निर्भर होगी। तो देखो शामिल होने के लिए जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, शामिल होने के लिए क्यों जा रहा है, मैं आज मीटिंग में शामिल होने के लिए जाऊंगा, किसके लिए जाऊंगा, शामिल होने के लिए। लेकिन शामिल होने के लिए क्या करूंगा, शामिल होने के लिए जाऊंगा, तो मेन वर्ब हमारी यहां आएगी जाऊंगा, क्योंकि वो जाऊंगा वाली जो मेन वर्ब है हमारी, जाना जो जाना, कहीं जाना जो मेन वर्ब है इसमें, इस वाक्य में हमारी जो वर्ब है जाना, वो की जाएगी उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब है हमारी इसमें, कौन सी, शामिल होना, वो की जाएगी। तो पहले क्या किया जाएगा, जाना। बात किस बारे में कर रहे हैं हम यहां, जाना। मैं आज मीटिंग में शामिल होने के लिए जाऊंगा, तुम्हारी मेन वर्ब यहां आएगी जाऊंगा, या जिसका मतलब कहता है जाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। सेकेंड फॉर्म होती है उसकी वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गोन, एंड आईएनजी फॉर्म गोइंग। अब देखो इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, इसमें हमने सब्जेक्ट देख लिया कि मैं, इसमें सब्जेक्ट है, हमने इससे पूछा कौन, तो इसने बोला मैं आज जाऊंगा, ठीक है, मैं हो गया सब्जेक्ट। तो शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट से पहले ये तो देख लो सेंटेंस किस टेंस के अंडर में आता है, तो इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, जाऊंगा, गा पे एंडिंग हो रही है, कुछ देखना ही नहीं है, गा पे एंडिंग हो रही है, सिंपल गा गी गे पे, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बोलता है कंफ्यूज करूंगा ही नहीं साला, ये कंफ्यूज ही नहीं करता कभी, जाऊंगा एंड में गा आ रहा है, यही है।
बड़ी मतलब स्टाइल में रहता है, ये कंफ्यूज करेगा ही नहीं साला, बढ़िया। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, मैं, आई। अब सब्जेक्ट के बाद देखो अपनी टेबल में बिल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने बताया था कि आई और वी के साथ, आई और WEB के साथ हमेशा सेल लगता है, हमेशा नहीं लगता, मतलब मोस्टली केसेस में सेल लगता है। और बिल कब लगता है वो हम आगे जानेंगे आगे कोर्स में, बट अभी हम प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम आई और बी के साथ सेल लगाते हैं। ओके, तो यहां सेल लगा दो, आई सेल, आई सेल। आज मेरी राइटिंग अच्छी आ रही है। अब बिल सेल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या थी, जाऊंगा, जाऊंगा, जाना, तो जाने के लिए गो, आई सेल गो। ठीक है, शामिल होने, अब किसी काम को करने के लिए जा रहा है ना, वो किसी काम को करने के लिए जा रहा है, उस शामिल होने के लिए जा रहा है, शामिल होना भी एक काम है, उसे करने के लिए जा रहा है। तो जाना तो हो गया मेन वर्ब, हमने इस सेंटेंस में जाना मेन वर्ब ले लिया। ठीक है, लेकिन शामिल होना, अब उस काम को करने के लिए जा रहा है, उस काम को करने के लिए जा रहा है, तो हमें इसमें टू लगाना पड़ेगा या फिर फॉर लगाना पड़ेगा। आई शैल गो टू अटेंड, शामिल होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटेंड। आई शैल गो टू अटेंड, या फिर आई शैल गो फॉर अटेंडिंग द मीटिंग टुडे। अब देखो टू से बनाते हैं अभी तो अपन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं समझाने वाला हूं। सिर्फ 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, वेट करो। तो सीखो, वेट नहीं करो, सीखो, नजरें स्क्रीन पर देखो। आई शैल गो टू, शामिल होने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटेंड। आई शैल गो टू अटेंड, क्या अटेंड करने जा रहा है, किस में शामिल होने जा रहा है, मीटिंग, अटेंड। अब अटेंड के बाद ये मत लगाना, ऐसे इसमें दिया है मीटिंग में, तो अटेंड के बाद इन मत लगा देना, आई शैल गो टू अटेंड इन मीटिंग, वो गलत हो जाएगा। अटेंड के बाद सीधा जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है हमें। देखो अब स्ट्रक्चर क्या था, आई हो गया सब्जेक्ट, बिल सेल क्या, सेल आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट चल रहा है सब कुछ। आई शैल गो टू अटेंड, आई शैल गो टू अटेंड द मीटिंग आज, आई शैल गो टू अटेंड द मीटिंग टुडे। यार मतलब कोशिश किया करो कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब जो आते हैं ना, ये एंडिंग में ही आए। फिलहाल अभी की दृष्टि में मैं यही सजेस्ट करूंगा, ये इन्हें एंडिंग में रख दो, नहीं बीच में ये तुम्हें कभी कभी कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो आई शैल गो टू अटेंड द मीटिंग टुडे, मैं आज मीटिंग में शामिल होने जाऊंगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। अब थोड़ा आराम से बोलूँ कि तो बगल वाले थोड़ा समझ रहे हो ना, पड़ोसी, तो हाँ, कि हमारे बारे में ये कोर्स में गलत गलत खबरें फैला रहा है, ये गलत इंसान है। ठीक है, आओ। पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था। अब एंड में क्या आ रहा है, लिया था। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पहले तो बेसिक समझो, टेबल को भूलो, अभी टेबल को छोड़ो, अभी बेसिक समझो। इस वाक्य में क्या हो रहा है, पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, कोई ऐसा काम हो रहा है इस वाक्य में, कुछ ऐसा काम हुआ था जो कि पास्ट में परफेक्टली हो गया, पास्ट में परफेक्टली हो गया। ध्यान सुनो, ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि कोई ऐसा कर लिया था, मेरे पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, मतलब ये काम पास्ट में परफेक्टली हो चुका था से समझ में आ गई पास्ट में, और कर लिया था मतलब परफेक्टली अरेस्ट कर लिया था। तो ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और पहचान से भी देख लो यार, टेबल से भी देख लो, कर लिया था तो मैंने यहां बताया चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, कर लिया था। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब सब एकदम चमक रहा है, सब हमें चमकता नजर आ रहा है। अब ये सेंटेंसेस हमें चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं, एकदम मीठे मीठे, इन्हें हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, अभी देखो इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, इससे अगर आप पूछोगे कौन, तो आंसर सही से नहीं मिलेगा आपको, आंसर सही से नहीं मिलेगा। अब फिर से देखो, इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या हो रही है, मुख्य काम, मेन काम इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो,
मेन काम क्या हो रहा है, पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करना ही इसमें मेन वर्ब है, और गिरफ्तार करना इंग्लिश में बोलते हैं अरेस्ट, सेकंड फॉर्म अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, आईएनजी फॉर्म वाली अरेस्टिंग। ठीक है, आ जाओ। पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, हमने देख लिया पास्ट परफेक्ट का है। इसमें मेन वर्ब है अरेस्ट कर, गिरफ्तार करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अरेस्ट। अब देख लो मेन वर्ब को कर कौन रहा है, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। मेन वर्ब को, मुख्य काम को, मुख्य क्रिया को कर कौन रहा है भाई, पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस ही कर रही है ना गिरफ्तार, तो पुलिस ही हो गई सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, सेकंड मेथड हमेशा हिट है, सेकंड मेथड सब्जेक्ट को ढूंढने का हमेशा हिट है। सब्जेक्ट क्या हो गया अपना, पुलिस। आ जाओ, तो पुलिस, ठीक है, पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख लिया भैया शुरुआत में, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पुलिस हेड, सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, गिरफ्तार करना, उसके लिए क्या आता है अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म क्या है अरेस्टेड। ठीक है, पुलिस हेड अरेस्टेड, अभी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का सब्जेक्ट। अब ठीक है, पुलिस गिरफ्तार कर लिया था, ये सब कुछ हो गया, बचा क्या, मेरे पड़ोसी को, मेरे पड़ोसी को, मेरे पड़ोसी मतलब पड़ोसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेबर। क्या बोलते हैं, नेबर। तो मेरे पड़ोसी, माय नेबर। पुलिस हैड अरेस्टेड माय कभी कभी मेरी राइटिंग मुझे यही लगती है, खुद लिखे खुदा बाँचे खुद लिखे खुदा बाँचे। या तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, मेन बात वही है। ठीक है, कौन सा अपन को मेडिकल स्टोर पर दिखाना है, और ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझना इंपॉर्टेंट है यार, राइटिंग पे मत जाओ यार। ठीक है, पुलिस हैड अरेस्टेड माय नेबर, पुलिस ने मेरे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया था, ट्रांसलेट हो गया। अभी टेंस चार्ट का हमने भरपूर यूज कर लिया, बट अब आते हैं पहला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में बताने वाला। देखो, हमेशा याद रखना, कभी टू लगाते हो, TO2, टू के बाद जो भी वर्ब आती है ना, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना। दुनिया भर के किसी भी सेंटेंस में तुम कोई भी ट्रांसलेशन कर रहे हो, कुछ एक्सेप्शन होंगे जो मैं बाद में बता दूंगा। अभी तो यही मान के चलो कि दुनिया भर का कोई भी वर्ब हो, उससे पहले अगर टू आती है, टू स्टडी, टू लर्न, टू अटेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू स्टडी, टू लर्न, टू अटेंड। टू के बाद हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद कभी वर्ब की ना तो सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना ही आईएनजी फॉर्म आएगी। टू अगर कहीं लगा है, टू अगर कहीं लगा है, टू के बाद वर्ब है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है उस वर्ब की। याद रख लो, छाती पे से लिख के, छाती पे लिख लो ऐसे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऐसे छाती पे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी इस साइड तो लिख लिया टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी इस साइड क्या लिखोगे, इस साइड ये लिखो, फोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फॉर स्टडिंग, फॉर लर्निंग, फॉर अटेंडिंग। फॉर के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दुनिया की कोई भी वर्ब हो, अगर उससे पहले फॉर लगा है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना हमेशा। क्या, फॉर के बाद दुनिया की कोई भी वर्ब आए, एक्सेप्शन होंगे बाद में बता दूंगा, फॉर के बाद दुनिया की कोई भी वर्ब आए, अभी तो यही मान के चलो फॉर के बाद दुनिया की कोई भी वर्ब आए, आईएनजी फॉर्म लगाना उस वर्ब की। अब इस साइड की छाती पे पेन से ये लिख लेना, फॉर के बाद दुनिया की कोई भी वर्ब आए आईएनजी फॉर्म, टू के बाद दुनिया की कोई भी वर्ब आए फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा उसकी प्रैक्टिस कर लें, बिना प्रैक्टिस की चीज़ों को भूल जाते हैं ना। आओ बढ़िया। मैं खेलने के लिए पार्क जा रहा हूँ, मैं खेलने के लिए पार्क जा रहा हूँ। तो पहले सेंटेंस देखो कौन से टेंस का है, जा रहा हूँ, रहा हूँ, रहा हूँ। कोई ऐसा काम जो कि वर्तमान करंट पोजीशन में किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब इसमें सब्जेक्ट, मैं खेलने के लिए पार्क जा रहा हूँ, कौन, मैं, कौन, मैं जा रहा हूँ। सब्जेक्ट हो गया आई, मैं। अब इसमें दो वर्ब हैं, खेलने के, खेलना, खेलना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है। अब मेन वर्ब कौन सी है भैया, मेन वर्ब कौन सी है बताओ, खेलना जाना, ठीक है।
खेलने के लिए पार्क में जा रहा हूं, खेलने के लिए पार्क में जा रहा हूं, खेलने के लिए जा रहा हूं। इस वर्ब को करने के लिए ये वाली वर्ब कर रहा हूं, खेलने के लिए जा रहा हूं। इस वर्ब को करने के लिए, इस क्रिया को करने के लिए ये वाली क्रिया की जा रही है, खेलने के लिए जा रहा हूं, खेलने के लिए जा रहा हूं। तो यही है मेन वर्ब। जो बाद में की जा रही है वो नहीं है, वो वर्ब है, बट मेन वर्ब यही है। मेन वर्ब यही है, खेलने के लिए जा रहा हूं। इस वर्ब को पूरा करने के लिए ये वाली वर्ब की जा रही है, मेन वर्ब जा रहा हूं। ठीक है, अब बनाते हैं सब्जेक्ट आई। स्ट्रक्चर में देखो, कंटिन्यूस के में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के में इज एम आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, आई एम गोइंग। कहां जा रहा है, पार्क। जिस प्लेस पे जा रहा है पहले वो लिख लो। सॉरी, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं किस लिए जा रहा है। खेलने के लिए जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है। आई एम गोइंग टू पार्क टू प्ले। दोनों तरीके से बनाएंगे, पर फॉर का यूज करके ही बनाएंगे। प्ले, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर लिखा था ना अपने, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्ले। अगला देखो, मैं खेलने के लिए पार्क में जा रहा हूं। अब इसमें वही होगा, आई एम गोइंग टू द पार्क, लेकिन एंड में क्या आ जाएगा, टू प्ले की जगह, टू की जगह फॉर लगा सकते हैं। आई एम गोइंग टू द पार्क फॉर। अब फॉर के बाद प्ले नहीं आएगा, फॉर के बाद इधर लिखा था ना, फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म, फॉर प्लेइंग, फॉर प्लेइंग। आई एम गोइंग टू द पार्क फॉर प्लेइंग। इसमें क्या था, आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया ये वाला रूल। अब अगला देखते हैं एस या ईएस कैसे लगाते हैं। और देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें स्ट्रक्चर क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं, एस या ईएस। अब कौन सी मेन वर्ब में एस लगाएं, किस मेन वर्ब में ईएस लगाएं, ये कंफ्यूजन है कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि किस में एस लगाएं, किस में ईएस लगाएं, गलतियां कर रहे हैं। मैंने अभी देखा, एक गलती मैंने देखी कि कुक में किसी ने, एक स्टूडेंट ने कुक में ईएस लगा दिया, कुक में ईएस लगा दी, तो उसका वहां बस उसकी एक ही मिस्टेक थी पूरे होमवर्क में। बहुत अच्छा उसने करके भेजा था, बट उसमें एक मिस्टेक थी, कुक में ईएस लगा दिया था। अब देखो, अब कैसे एस और कैसे ईएस लगाया जाता है वो देख लो। पहले देखो, रूल्स टू यूज एस या ईएस। सबसे पहले ईएस का समझते हैं कि मेन वर्ब में ईएस कब लगाई जाती है, मेन वर्ब में ईएस कब लगाई जाती है। ध्यान समझो, अगर मेन वर्ब एंड होती है ओ पे, डबल एस पे, एस एच पे, या फिर कॉन्सोनेंट प्लस बाय पे, तो ठीक है भैया, ये तो समझ में आया। ओ पे कौन सी एंड होती है, जैसे गो, ओ पे एंड होती है, गो जो वर्ड है जीओ काय पे एंड होता है, ओ पे। तो गो के बाद हम क्या लगाते हैं, ईएस, तभी तो गोज हो जाता है ना। समझ में, मतलब चीजें क्लियर हो रही। अब मिस, एम आई डबल एस, मिस के बाद अपन क्या लगाते हैं, एम आई डबल एस ई एस, मिसेस। मिस का क्या हो जाता है, मिसेस। अब एस एच का, अगर एंडिंग एस एच पे हो रही किसी वर्ब की, तो एस एच के लिए पुश ले लो, पुश एक वर्ब है, धक्का मारना, तो पुश। तो पुश के आगे पी यू एस एच के आगे अपन ई एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इस रूल की वजह से कि अगर एंडिंग ओ पे होती है, डबल एस पे होती है, एस एच पे होती है, तो उसके आगे ई एस लगा देते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब कॉन्सोनेंट प्लस बाय, इसके आगे भी ईएस लगाते हैं। अगर किसी वर्ब की एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस बाय पे हो रही तो उसके आगे ईएस लगाते हैं। तो भैया ये समझ में नहीं आया, ये हमें समझ में नहीं आया, रत्ती भर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूं इधर। देखो, पहले समझो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बाउल क्या होते हैं। अब जैसे मुझे पता है बाउल बोला समझ में नहीं आया होगा, VOWEL, जिन्हें अपन बॉबल बोलते हैं, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका बाउल है। ठीक है, तो यार बाउल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, AEIOU, AEIOU, ए से लेकर जेड तक केवल ये ही हैं जिन्हें बाउल की कैटेगरी में रखा जाता है, ये है बाउल, और बाकी जितने भी हैं वो सब हैं कॉन्सोनेंट।
ए बी सी डी जेड ये होते हैं ना, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, इसमें ए ई आई ओ यू ये तो होते हैं बाउल, और बाकी सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर कोई मेन वर्ब है जिसकी एंडिंग बाय से हो रही है, जिसकी एंडिंग में बाय है, तो देखो कहीं बाय से पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं है, बाय से पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं है। अगर बाय से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसमें ईएस लगा देंगे एंड में। देखो जैसे हमने एंडिंग में अगर ओ आता है तो ईएस लग जाता है, तो एग्जांपल देखो, गो के आगे ईएस लग जाता है। ठीक है, डबल एस पे अगर कोई वर्ब एंड होती है तो उसके आगे ईएस लग जाता है, मिस के आगे ईएस लग गया, पुश के आगे एस एच पे एंड होती है तो ईएस लग जाता है। अब देखो एक और रूल, कि अगर ट्राई की एंडिंग हो रही है बाय पर, अब देखो कहीं बाय से पहले का वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस बाय, अब देखो बाय से पहले का वर्ड कहीं कॉन्सोनेंट तो नहीं है, तो आर क्या है, बाउल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया जी, अरे ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, आर तो कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब रूल अप्लाई होगा, जरूर होगा। अब कुछ बच्चे ये ना कर दें टी आर बाय ई एस, ना भाई, अगर हम इस तरीके, ये बिल्कुल नहीं करना है। जैसे इसमें जब हम ईएस लगाते हैं बाय वाले रूल में, कॉन्सोनेंट प्लस बाय में, तो हम बाय को हटा के आई कर देते हैं, फिर ईएस लगा देते हैं। जैसे फ्लाई का क्या होता है, एफ एल बाय, अगर इसमें हम ईएस लगाना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मेन वर्ब हो, तो ईएस कैसे लगाएंगे, इसमें पहले बाय देखेंगे, बाय के पहले देखेंगे कॉन्सोनेंट है, हाँ भाई एल कॉन्सोनेंट है, क्योंकि बाउल तो ए ई आई ओ यू है, तो एल तो कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, एफ एल, अब बाय को आई में बदल देंगे, आई और ईएस लगा देंगे, फ्लाइज, ये हो गया। इस तरीके से लगाते हैं, आ गया समझ में। ठीक है, रूल ऑफ यूज, तो ये जो किताबी भाषा है इसे बिल्कुल मत पढ़ो, अपन अपनी जो जनरल लैंग्वेज है अपनी उसमें समझेंगे। किताबी भाषा बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, किताबी भाषा पढ़ के तो अपन आज तक सीखे ही नहीं थे भाई, तो गलती थी। जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी सीखे वैसे सीख जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, किताबी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मत पढ़ो, आजा, जब पढ़ेगी तब पढ़ लेंगे। आओ, यूज ऑफ एस व्हेन द मेन वर्ब एंड्स विथ, ये बढ़िया चीज दी गई यार। एक ही रूल है, एस कब लगाना है, जब मेन वर्ब की एंडिंग बाय से हो रही है, तो देखो ये कहीं उसके पहले बाउल तो नहीं आ रहा, अगर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, जैसे कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा तो बाउल आ रहा होगा, बाउल नहीं आ रहा तो कॉन्सोनेंट आ रहा, कुछ तो आ रहा होगा। तो ऐसे ही इसमें एक चीज तो लगनी है, एस कब लगाएंगे, बाय से पहले बाउल आ जाए, मतलब कोई ऐसी वर्ब जिसकी एंडिंग, जैसे प्ले है पी एल ए बाय, तो इसकी एंडिंग किस पर हो रही है, बाय पर, पी एल ए बाय, बट बाय से पहले आ रहा है ए, और बाउल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, पूरे एबीसीडी में ए ई आई ओ यू ये होते हैं बाउल। तो बाय से पहले प्ले में ए आ रहा है, तो बाय से पहले बाउल आ रहा है, तो डेफिनेटली प्ले में अपन क्या लगाते हैं, प्ले में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, इसलिए तो लगाते हैं, ई एस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये वाला रूल फॉलो होता है तो एस लगेगा। आओ देखो, प्ले में एस लग गया। अब से है, से, तो से में बाय से पहले देखो, बाय से पहले क्या आ रहा है, बाय से पहले आ रहा है ए, और ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये होते हैं बाउल, तो ये रूल फॉलो हो रहा है एस लगाने का, तो से में हम लगा देते हैं एस। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया बड़े मस्ती से। आज ही क्लास के लिए इतना ही, ये रहा आपका होमवर्क में क्या करना है भैया, तो देखो पहले दिन की इवनिंग क्लास में मैंने आपको क्या दिया था कि 2 हिंदी के सेंटेंसेस को हिंदी में ही 11 और बार, मतलब टोटल 24 बार लिख के लाओ। आपको तरीका पता है कैसे लिखना है टेबल का यूज करके, अब तो वो बेसिक आइडियोलॉजी जो मैंने बताई थी लाइन वाला सिस्टम करके, वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्हें पहले ये जो दिए हैं, बच्चे छत पर खेलते हैं और हम क्लास में टीचर्स ऐप पर इंग्लिश सीखते हैं, बच्चे छत पर खेलते हैं और हम क्लास में टीचर्स ऐप पर इंग्लिश सीखते हैं। 2 सेंटेंसेस हैं, इन्हें पहले तो हिंदी में लिखोगे 12 बार, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चों की तरह लिख लिया, वो मैंने बताया ना 12 तरीका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरीके से आपको 12 बार पूरी टेबल के हिसाब से लिखना है। फिर उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, बस इतना काम है आज। पहले इन्हें लिखो, फिर इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। शाम की क्लास में इनकी आंसर शीट देखेंगे, और शाम की क्लास में क्या करने वाले हैं भैया, अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य यहीं खत्म हो जाएंगे। आज शाम को प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो, बट इसके बाद हम क्या करेंगे, आज शाम की क्लास में नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हम कर रहे होंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिक कन्वर्सेशन में, और नेगेटिव भी,
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हम कर रहे होंगे। तो आज शाम की क्लास बेहद खास होने वाली है। ये होमवर्क करके करना है और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है या फिर कोर्स की कम्युनिटी टैब में अपलोड कर देना, कहीं तो कर देना, कृपा करके कहीं कर देना। गलतियां सुधारनी है, गलतियां करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि सुधरने का मौका मिलता है। गलतियां करो बट सुधरो यार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बढ़िया अपने फेस पे ऐसी एक बड़ी सी स्माइल रखा करो और स्माइल रखते रखते इंग्लिश सीख जाएंगे। हालांकि ये राजू जैसा बन गया 2 बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।